जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम अंकित सिन्हा और फैसेट्स ऑफ यूपीएससी में आपका स्वागत है। तो ये जो वीडियो रहेगी ये बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के ऊपर बेस्ड है। ये हमारे पेड कोर्स की जो सीरीज़ है इसका ये सबसे बेस्ट वीडियो मैं ऐसे कहूँगा। बिकॉज ये जो टॉपिक है ना बुद्धिज़्म और जैनिज़्म वाला, यहाँ से हर साल सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में 2 से 3 सवाल आते हैं। सिविल सर्विसेज 2023 में भी 3 क्वेश्चंस आए। बट क्वेश्चन का नेचर ऐसा होता है कि उनसे डील करना मुश्किल हो जाता है। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन हो भी जाए बट सारे क्वेश्चंस ठीक करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इस वीडियो में बिल्कुल डेप्थ में बात करेंगे और काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। हाँ जी, तो ये देखो आप यहाँ पे काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। और अगर हम स्टार्ट करें और देखें तो यहाँ से अगर हम सबसे पहले बुद्धिज़्म को समझेंगे और बुद्धिज़्म के बाद काफ़ी सारे स्टेट पीएससीज के रिसेंट वाले क्वेश्चंस और यूपीएससी ने बहुत सारा क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो स्क्रीन में स्क्रॉल हो रहे हैं। इसके बाद हम टॉपिक को कवर करेंगे बुद्धिज़्म को, और इसके बाद इसी तरीके से काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम जैनिज़्म पर भी करेंगे। ये आप देख सकते हो करीब 200 पेज प्लस आई थिंक, हाँ 220 पेजेस हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भरे हुए हैं। अब इतने सारे जो सवाल हैं वो मैंने खुद ने फ्रेम नहीं किया ऑब्वियसली, ये यूपीएससी के ही क्वेश्चन है, या तो वो सीडीएस सिविल सर्विसेज सीएपीएफ के हैं या फिर वो कोई रेलेवेंट वाले स्टेट पीएससीज के क्वेश्चन हैं। तो स्टार्ट करते हैं, बट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे, और वो ये कि अगर आपने वीडियो स्टार्ट किया है तो एंड तक देखें, और अगर आपके पास फिलहाल समय नहीं है तो वीडियो यहाँ पे बंद कर दें और जब भी आप स्टार्ट करें पूरा एंड तक देखें, क्योंकि ये एक ऐसी वीडियो रहेगी जिसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें क्रोनोलॉजिकली समझेंगे और एक तरीके से लिंकेज बना करके चलेंगे, तो आपके लिए भी ये बेहतर रहेगा। पहले बैकग्राउंड को समझते हैं कि क्या सिचुएशन रही कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म इवॉल्व होता है। तो जो 6th सेंचुरी बीसी वाला टाइम पीरियड था, हमने देखा था किस तरीके से महाजन पद इवॉल्व होते हैं इस टाइम पीरियड में। ये जो पीरियड था ये पूरी दुनिया में ही अगर आप देखोगे तो रिलीजियस अपहेवल का पीरियड माना जाता है। हाँ, एक बात और बता दूं मैं कि हमने यहाँ पे इस लेक्चर में काफ़ी सारे सोर्सेज रेफर किए हैं। जितने भी सोर्सेज हैं आप समझ लो हमने सब कुछ कवर किया है, सब कुछ, और काफ़ी कम टाइम में इन चीज़ों को कवर करेंगे। तो यही बात मैंने यहाँ पे भी लिखी है। आपका ये काम है कि आप इसे बार बार रिवाइज करें एग्जाम तक। हाँ, तो 6th सेंचुरी बीसी वाले टाइम पीरियड की जो हमने बात करी, ये रिलीजियस अपहेवल का टाइम था, यानी काफ़ी सारे जो है हमें धार्मिक चीज़ों में बदलाव देखने को मिल रहे थे। जैसे अगर चाइना में आप देखो तो कन्फ्यूशियस थे, ईरान में जोरस्टर थे, इसी तरीके से ग्रीस में पार्मेंडिस थे। तो इन सब का एक ही मुद्दा था कि क्या सोशो रिलीजियस नॉर्म्स जो हैं इन चीज़ों पर हमें जोर देना है या एथिकल मोरल वैल्यूज़ पर जोर देना है। एथिकल मोरल वैल्यूज़ पर ज़्यादा फोकस इन्होंने दिया और इनके कारणों को भी हम समझेंगे। तो इंडिया में अगर आप देखो तो इंडिया में भी कुछ इसी तरीके की सिचुएशन देखने को मिली। यहाँ पे भी जो है इसमें मतलब उस टाइम पे जो एग्जिस्टिंग रिलीजन्स थे उसमें वही बात है कि ट्रू हैप्पीनेस डज नॉट लाई इन मेटेरियल प्रोस्पैरिटी, यानी जो भी रिलीजन इवॉल्व कर रहे थे उनका जो क्रक्स था वो ये था कि केवल मेटेरियल प्रोस्पैरिटी में असली खुशी नहीं है, बल्कि नॉन वायलेंस में, चैरिटी में, फ्रुगैलिटी में, मतलब मितव्ययता कहते हैं, यानी बिल्कुल कम में जो है अपना जीवन निर्वाह करना। उसके बाद अच्छे तरीके से सोशल कंडक्ट का यूज़ करके एथिकल वैल्यूज़ के माध्यम से जीवन जीना, ये सब अगर कोर फिलोसॉफी अगर हम लाइफ में अपना लें तब हम ट्रू हैप्पीनेस को पा सकते हैं। तो अगर आप देखना चाहो बुद्धिज़्म का क्या ओरिजिन रहा, तो वही बात है कि ब्राह्मण के डोमिनेशन के अगेंस्ट क्षत्रियज रिएक्शन रहा सबसे खास बात। इसलिए आप देखोगे बुद्धिज़्म हो या जैनिज़्म हो, दोनों ही क्षत्रिय हैं ओरिजिन में। इन चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद एग्रीकल्चरल प्रोस्पेरिटी तो आ ही गई। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 6th सेंचुरी बीसी वाले टाइम पीरियड में आयरन वगैरह इवॉल्व कर गए थे, तो काफ़ी सारे टूल्स बनाए जा रहे थे और इनसे कृषि भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। तो महाजन पद वाले एरा से आप एसोसिएट करके काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखो तो जो मर्चेंट्स की क्लास थी, यानी जो व्यापारियों का समूह था, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पेट्रोनाइज किया बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को। और इसके बाद वही है, क्योंकि सादा जीवन है और इस पर क्वेश्चन भी पूछा है, सिविल सर्विसेज में पूछा गया है क्वेश्चन। क्योंकि जो चाहे आप इंडो ग्रीक्स की बात कर लो या बाहर से जो आ रहे थे उनकी बात कर लो, सभी को ये जो सादा जीवन है ये अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध के जीवन से को समझने के लिए हम बुद्धिस्ट लिटरेचर का यूज़ करते हैं, तो इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर से। तो इसे हम समझते हैं ब्रीफ में। देखिए, ईयरली बुद्धिस्ट लिटरेचर की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है ये दो टाइप का है। पहला है कैनोनिकल, दूसरा है नॉन कैनोनिकल। कैनोनिकल का मतलब क्या है? जो डायरेक्टली गौतम बुद्ध की जीवन से जुड़ा हुआ है। कैनोनिकल का मतलब क्या है? आई रिपीट, जो डायरेक्टली गौतम बुद्ध की लाइफ से लिंक्ड है,
जैसे त्रिपिटक। त्रिपिटक के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, वैसे आपने जरूर सुना होगा, बुद्धिज्म से एसोसिएटेड ये ग्रंथ है। जबकि अगर आप नॉन कैनोनिकल की बात करोगे तो ये गौतम बुद्ध से डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है उनकी लाइफ से, बट ये कमेंट्रीज हैं जो कैनोनिकल टेक्स्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल त्रिपिटक, इन पर ये कमेंट्रीज हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो जैसे अगर आप जातक टेल्स की बात करो तो ये नॉन कैनोनिकल है, दैट मीन्स जातक टेल्स डायरेक्टली गौतम बुद्ध के लाइफ से एसोसिएटेड नहीं है, बट ये कमेंट्रीज हैं। इसी तरीके से बहुत सारी किताबें हैं जिन पर सिविल सर्विसेज में रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया, आपको जरूर ध्यान होगा, नेटी प्रकरण वगैरह। ठीक है, थोड़ा अभी हम समझते हैं पहले। तो मिलिंद पन्हो पे क्वेश्चन आया इस बारी, ठीक है, और इससे पिछले बारी नेटी प्रकरण वाला क्वेश्चन था। विशुद्धि मग है, निदान कथा है, दीपवंसा महावंसा है, महावस्तु है। काफ़ी सारे जो टेक्स्ट हैं वो नैन कैनोनिकल हैं, यानी गौतम बुद्ध की डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है गौतम बुद्ध की लाइफ से, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है बुद्धिज्म को समझने का। ठीक है, कैनोनिकल की जब हम बात करते हैं तो इसमें त्रिपिटक खास तौर से हैं। तो त्रिपिटक में अगर हम देखें तो 3 है, विनय है, सुत्त पिटक है, अभिधम पिटक है। तो इसको हम समझते हैं वन बाय वन। हाँ, तो यही बात है, कैनोनिकल टेक्स्ट क्या है जिनमें बेसिक टीनेंस और प्रिंसिपल है बुद्धिज्म के, जो डायरेक्टली गौतम बुद्ध की लाइफ से एसोसिएटेड हैं, जैसे त्रिपिटक। जबकि नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट की बात करोगे आप तो वो टेक्स्ट हैं जो कि नॉट द सेइंग ऑफ बुद्धास बट कमेंट्रीज। ठीक है, समझ गए ना, ये कमेंट्रीज वाली बात है। हाँ, तो कौन कौन से टेक्स्ट है अभी हमने देखा, मिलिंद पन्हो की हमने बात करी, और आपको ध्यान होगा लास्ट के लेक्चर में हमने काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर किए थे मिलिंद पन्हो के ऊपर। स्टोरी क्या है, सिंपल सी स्टोरी है। इंडो ग्रीक के एक राजा रहते हैं, उनका नाम रहता है मिलिंद, मिनेंडर नाम रहता है वैसे, बट भारत में मिलिंद कहते हैं। तो इनका डिस्कशन होता है नागसेन से। नागसेन कौन होते हैं, एक बुद्धिस्ट मंक होते हैं। तो नागसेन और मिलिंद के बीच जो डिस्कशन होता है, जिनमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस बुद्धिज्म से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं, किनके द्वारा, तो ये पूछे जाते हैं राजा मिलिंद के द्वारा, किनको, नागसेन को। और उसके बाद नागसेन के उत्तरों से काफ़ी प्रभावित होते हैं ये मिलिंद। ठीक है, और ये जो डिस्कशन है ये मिलिंद पन्हो में है, याद रहेगा ना ये। तो मिलिंद पन्हो के ऑथर कौन है, मिलिंद पन्हो के ऑथर हैं ऑब्वियसली नागसेन। अगली जो सबसे फेमस बुक है नॉन कैनोनिकल में, वो है नेटी प्रकरण। तो ये बुक ऑफ गाइडेंस है, मतलब जो गौतम बुद्ध की टीचिंग्स हैं इनसे जुड़े हुए गाइडेंस हैं, और एक तरीके से जो गौतम बुद्ध की फिलोसॉफीज हैं उनके ऊपर चर्चाएं हैं। अगला देखिए विशुद्धि मग्ग। तो यहाँ पे नाम से स्पष्ट है कि शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन की बात हो रही है। मग्ग का मतलब मार्ग। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो भी बुक हैं ये पाली वर्ड्स हैं जनरली, और पाली वर्ड संस्कृत से मेल खाते हैं। ठीक है, जैसे धर्म को धम्म कहेंगे, ठीक है, इस तरीके से मार्ग को मग्ग कहेंगे। तो विशुद्धि मग्ग यानी शुद्धि के मार्ग की ओर, तो ये पाथ टू प्योरिटी है। ये लिखा किनके द्वारा गया, बुद्ध घोष के द्वारा। बुद्ध घोष कौन है, काफ़ी फेमस बुद्धिस्ट फिलोसोफर है जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। बस आपको भी ध्यान से सुनना है, कुछ भी अलग से याद रखने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको खुद ब खुद हो जाएगा। अगला देखिए निदान कथा। ठीक है, कथा का मतलब क्या होता है, स्टोरी। तो ये फर्स्ट लाइफ स्टोरी है बुद्धा की। इसके बाद दीपवंसा महावंसा, काफ़ी डेप्थ में हमने चर्चा करी थी, उम्मीद है आपको ध्यान होगा। श्रीलंकन क्रॉनिकल्स है बुद्धिज्म से एसोसिएटेड। इसके बाद महावस्तु है। तो महावस्तु क्या है, तो ये हैजियोग्राफी है। हैजियोग्राफी का मतलब क्या होता है, रिलीजियस बायोग्राफी होता है। अगर किसी धार्मिक पर्सन की बायोग्राफी लिखी जाती है तो वो कहलाती है हैजियोग्राफी। तो महावस्तु भी एक तरीके की हैजियोग्राफी है। तो ये जो बुक्स हैं ये बुद्धा की लाइफ से डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है, बट ये कमेंट्रीज हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। अब कैनोनिकल वाला थोड़ा समझ लेते हैं, जो डायरेक्टली एसोसिएटेड है गौतम बुद्ध की लाइफ स्टोरी से। तो ये है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो सुत्त पिटक क्या है, सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध के जो सरमन्स हैं, अच्छा फिर से समझिए, सुत्त मतलब सूत्र, सूत्र का मतलब क्या होता है, सूत्र का मतलब वही ना कि रूल्स वगैरह हो गए, रूल्स रेगुलेशन टीचिंग्स। ठीक है, तो ये गौतम बुद्ध की टीचिंग से एसोसिएटेड हैं, जो उपदेश दिए गए, जो सरमन्स दिए गए गौतम बुद्ध के द्वारा, उन चीज़ों को कंपाइल करके सुत्त पिटक में लिखा गया है। तो सुत्त पीटक, ये जो पीटक है ना वो फर्दर निकाय में डिवाइडेड होते हैं। जैसे एक बुक के अंदर चैप्टर्स होते हैं ना, टॉपिक्स होते हैं, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री का एक टॉपिक है, बट उसके अंदर भी हम बुद्धिज्म और जैनिज्म को पढ़ रहे हैं। उसी तरीके से ये जो सुत्त पीटक है इसके अंदर निकाय हैं। तो कौन कौन से निकाय है ये कोई कोई पूछ लेते हैं। तो दिघ निकाय है, मझिमा निकाय के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी के द्वारा। संयुक्त निकाय है, अंगुत्तर निकाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने जरूर पढ़ा भी होगा इसके विषय में।
उसके बाद खुद्दक निकाय। तो ये जो निकाय हैं ये सुत्त पिटक का पार्ट है। विनय पिटक की बात करते हैं। विनय पिटक जो है ना, वो हमें पता है कि जो बुद्धिज्म है इनके अंदर संघ होते थे। संघ का मतलब क्या, एसोसिएशन, जहां पे मंक्स लोग रहते थे संघ के अंदर, ठीक है, बेसिकली शामिल रहते थे। तो वहां पे भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होंगे रहने के। तो ये जो रूल्स रेगुलेशन है ये विनय पिटक में शामिल है। समझ आया ना आपको, जो रूल्स रेगुलेशन है संघ के मंक्स के लिए वो शामिल है विनय पिटक में। इसके बाद देखिए अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक क्या है, अगेन ये भी बुद्धिस्ट फिलोसॉफी से डील करता है और अगेन नाम से भी स्पष्ट हो रहा है धर्म पिटक से एसोसिएटेड है ये। तो इनमें भी काफ़ी सारे पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये टॉपिक मैं आपको काफ़ी डेप्थ में पढ़ाऊंगा, मतलब जो बुद्धिज्म से एसोसिएटेड लिटरेचर है मे बी ये आपको थोड़ा मुश्किल लगे, तो काफ़ी सारे आपको फैक्ट्स लगे देखने को मिले, बट मैं आपसे यही बात कहूँगा कि इस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं काफ़ी सारे, काफ़ी फोकस है यूपीएससी का। तो आपको बहुत अच्छे से लिटरेचर को प्रिपेयर करना चाहिए, खास तौर से जैनिज्म और बुद्धिज्म के। ये काम मैंने आपके लिए आसान कर दिया, मैंने सारी चीज़ें कंपाइल कर दी हैं और समझा भी रहा हूँ मैं आपको। तो आप लिंकेज अगर बनाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ध्यान देंगे, काफ़ी आपको क्लैरिटी मिलेगी वीडियो के एंड तक। दीर्घ निकाय क्या है, दीर्घ का मतलब ही होता है लार्ज, दीर्घ से बना है। वही बात मैंने फिर से मैं कहूँगा कि जो है ये संस्कृत हिंदी के वर्ड जो है ये एसोसिएट आपको करना है पाली के वर्ड से। इसके बाद मध्यमा निकाय है, उसके बाद मध्यमा अगेन यहाँ पे जो है मिडिल से एसोसिएटेड है ये। संयुक्त निकाय है, संयुक्त का मतलब ही होता है कनेक्टेड। इसके बाद अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय की हम चर्चा करेंगे आगे। फिर खुद्दक निकाय है। तो पीटक के विषय में थोड़ा ब्रीफ में बात करते हैं। सूत्र पीटक, जैसा कि अभी हमने चर्चा करी, ये डिस्कोर्सेज हैं, तो क्योंकि सूत्र हैं ये, ठीक है, डिस्कोर्सेज मतलब उपदेश वाले जो बात हैं वो शामिल हैं। इसके बाद विनय पीटक, जिसमें डिसिप्लिन वगैरह है, रूल्स रेगुलेशन है मोनिस्टिक ऑर्डर्स के, यानी संघ के जो ऑर्डर्स हैं उनके। अभिधम्म पीटक की हमने चर्चा करी, हायर टीचिंग्स है ये, यानी एक तरीके से सूत्र पीटक की जो टीचिंग्स है उसे ही सिस्टमाइज तरीके से हम स्टडी करते हैं, जिनमें क्वेश्चंस आंसर, इनकी लिस्टिंग, समरी वगैरह सारी चीज़ें हायर टीचिंग्स को प्रिपेयर करके, वो कहलाता अभिधम्म पीटक। ना बात करते हैं गौतम बुद्ध की, जिनके ऊपर हमारी चर्चाएं जो है रिवॉल्व करेंगी और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं। तो हमें जैसा कि पता है हम बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध की, जिनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ है, ठीक है, और इनका जो जन्म है ये 563 BC में हुआ लुम्बिनी नेपाल में। महापरिनिर्वाण की अगर हम बात करें तो कुशीनगर में ये देखने को मिलता है 483 BCE में। ये डायरेक्ट फैक्ट्स हैं। क्या ये सिविल सर्विस में पूछे जाते हैं, तो इसका जवाब है नहीं, सिविल सर्विसेज में डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं, बट स्टेट पीएससी वाले भर भर के पूछते हैं। तो वो या तो पूछेंगे, मतलब इस पर पता नहीं कितने बार क्वेश्चंस आ गए हैं कि महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कब हुई गौतम बुद्ध को। और ये क्वेश्चंस इवन एनडीए के अगर आप पुराने क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ पे उन्होंने इसी तरीके के जो क्वेश्चंस हैं ये महावीर स्वामी जैन धर्म से एसोसिएट करके काफ़ी सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। तो ये जो फैक्ट है वो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, क्योंकि बेसिक फैक्ट्स हैं और हर बुक में कवर्ड हैं। स्पाउस यानी वाइफ की बात करोगे तो यशोधरा है, और चाइल्ड का नाम राहुल है। पेरेंट्स की अगर बात करोगे सुद्धोधन और माया देवी, बट इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। इनकी फॉस्टर मदर जो रहती है उनका नाम रहता है महाप्रजापति गौतमी। अदर नेम्स हमें पता है, जैसा कि बुद्ध को तथागत भी कहते हैं, शाक्य मुनि कहते हैं। और टीचर्स की अगर आप बात करोगे तो अलार कलाम इनके काफ़ी फेमस टीचर हैं। इसके बाद उद्दक रामपुत हैं। अभी ऐसा मत सोचिएगा ये फैक्ट्स पूछे नहीं जाते हैं, खुद यूपीएससी ने पूछा है, हम आगे कवर करने वाले हैं। इनके डिवाइन चैरिटियर का नाम यानी रथ का नाम जो है वो चन्ना था। तो इनके जो सारथी कह लो आप, ठीक है, क्योंकि चैरिटियर का मतलब वही है जो चैरियट चलाते हैं, उनका नाम चन्ना था, बट लेकिन इनके घोड़े का नाम कंठक था। ये दोनों फैक्ट भी इंपॉर्टेंट हैं। ये सब स्टोरीज हमें पता है। 16 साल की उम्र में इनका विवाह हो जाता है। इनके बेटे का नाम रहता है राहुल, बट 29 वर्ष की आयु में कुछ साइट्स होते हैं जिनके कारण ये काफ़ी प्रभावित होते हैं, जैसे एक बुढ़े व्यक्ति की, एक बीमार व्यक्ति की, एक कॉप्स की यानी एक डेड बॉडी की, इसके बाद एक एस्केटिक की, एक ऋषि की। तो इन चीज़ों को, इन दृश्यों के आधार पर जो है ये डिसाइड करते हैं गौतम बुद्ध कि ये एक वांडर बन जाए और अपने महल को छोड़ देते हैं अपने चन्ना के साथ यानी अपने चैरिटियर के साथ, और इनके जो फेवरेट घोड़े रहते हैं कंठक इनके साथ। और ये क्यों निकलते हैं घर से, तो हमें जैसा कि पता है सत्य की तलाश में। और इस प्रोसेस को बुद्धिज्म में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण, निष्क्रम, ठीक है, यानी अगेन यहाँ पे जो है रेनंसिएशन की बात देखने को मिल रही है। समझाता हूँ मैं इसका मतलब। तो महाभिनिष्क्रमण का मतलब है महान त्याग, क्योंकि इन्होंने अपने गृह को त्याग कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ी इवेंट है, इसलिए इसे ग्रेट रेनंसिएशन कह रहे हैं। रेनंसिएशन का मतलब ही होता है त्याग।
ठीक है, याद रहेगा ना महाविनिष्क्रमण क्या है। ओके, तो ये भी बात देखिए, ये भी यूपीएससी ने पूछा है। जब ये डीप मेडिटेशन में रहते हैं, यानी जब ये सत्य की तलाश में मेडिटेशन में रहते हैं, उस टाइम पे जो मारा रहती हैं, मारा कौन है, तो ये इल्यूजन्स की लॉर्ड है, मतलब एक तरीके से आप कह लो दिग्भ्रमित करने वाली बातें हैं। और इनके बाद अगर आप देखो तो ये इन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आ रही होती हैं। तो इस टाइम पे जो गौतम बुद्ध है ये पृथ्वी को टच करते हैं, अर्थ को टच करते हैं, ताकि अर्थ जो है ये विटनेस करे इनके वर्चूज को। और इस तरीके से जो अर्थ है वो सुख होती हैं, यानी हिल जाती हैं, और इसके बाद इनके ट्रुथ को कन्फर्म कर लिया जाता है। और इससे जो डेमन्स हैं उनकी आर्मी अनलीज हो जाती हैं, यानी इस तरीके से जो मारा है, जो कि इल्यूजन की लॉर्ड है, उसे हटा दिया जाता है गौतम बुद्ध के द्वारा। अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, हमें पता है ये 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, एनलाइटनमेंट जिसे हम कहते हैं जिस प्रोसेस को। और ये पीपल ट्री के नीचे, यानी महाबोधि वृक्ष के नीचे, बिहार में मगध में खास तौर से हमें देखने को मिलेगा। और ये उरुवेला, ठीक है, पर्टिकुलर जो जगह का नाम है वो उरुवेला है। किस नदी के तट पर, तो ये निरंजना नदी है, ठीक है, निरंजना रिवर। कई बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, बट स्टेट पीएससी में पूछते हैं। फिर भी हम पूरा पढ़ रहे हैं तो कंप्लीट पढ़ेंगे, हम बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी ने बाकी परीक्षाओं में पूछे हैं, और इनका ट्रेंड रहा है कि सीडीएस के पुराने क्वेश्चंस, खास तौर से एंशिएंट हिस्ट्री वाले टॉपिक के, ये आगे चल करके रिपीट करते हैं। तो यही बात थी, निरंजना रिवर के तट पर ध्यान रखिएगा। और महावीर स्वामी के विषय में जब हम देखेंगे, तो वर्धमान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर होती है, ऋजुपालिका नदी, ठीक है, ऋजुपालिका नदी या ऋजुपालिका रिवर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध की, तो ये निरंजना रिवर के तट पर जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति, एनलाइटनमेंट जो है वो देखने को मिलती है। पहला उपदेश कहाँ दिया, ना जाने कितनी बार इन्होंने पूछा है, ये आपको पता होगा बहुत अच्छे से, सारनाथ में। इस ये जो घटना रही प्रथम उपदेश की, इसे हम कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र यानी धर्म की जो व्हील है, धर्म की जो व्हील है उसे परिवर्तित किया गया, उसे टर्न किया गया, ठीक है। तो यहां से नाम एसोसिएट कर सकते हैं आप। क्या क्या डॉक्ट्राइन्स और फिलोसॉफीज हैं, तो बुद्धा की जो कोर डॉक्ट्रिन है वो 4 नोबल ट्रूथ्स पे हैं, यानी 4 आर्य सत्य हैं। और इसके बाद अष्टांगिक मार्ग है, यानी 8 फोल्ड पाथ है, जो हम सब ने सुनी है। इसके बाद मिडिल पाथ है, मिडिल पाथ के लिए बुद्धिज्म जाना जाता है, जिसे हम मध्यम मार्ग कहते हैं। सोशल कोड ऑफ कंडक्ट है। इसके बाद निर्वाण की प्राप्ति है। तो 4 जो आर्य सत्य हैं, यानी जो 4 नोबल ट्रूथ हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला, जीवन में दुख है, इनएविटेबल सफरिंग्स है। और इसके बाद इनके कारण भी होते हैं, कॉज हैं। और इसके बाद इन सफरिंग्स का अंत भी है, ठीक है। और ये जो अंत है ये किस में छुपा हुआ है, तो 8 फोल्ड पाथ में छुपा हुआ है, ठीक है। ये 4 आर्य सत्य हैं, ये 4 नोबल ट्रूथ हैं। और एक वर्ड में अगर कहा जाए तो सफरिंग्स को अंत करने का तरीका 8 फोल्ड पाथ है, जिसे हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। समझते हैं अष्टांगिक मार्ग क्या है। सबसे पहली कि राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सही समझ होनी चाहिए चीज़ों की। इसके बाद राइट थॉट, यानी जो विचार हैं वो सही होने चाहिए। स्पीच यानी बातें सही होनी चाहिए, जो हम बोल रहे हैं वो सही होना चाहिए। राइट एक्शन होना चाहिए, यानी हमारे जो कर्म हैं वो सच्चे होने चाहिए। राइट लाइवलीहुड, यानी जीवन जीने का जो मार्ग है, जो जीवन जीने का तरीका है, खास तौर से लाइवलीहुड से जब हम बातें करते हैं, वो भी एथिकल हो, राइट हो। हमारा प्रयास राइट हो। माइंडफुल यानी वही बात है कि जो हमारा मस्तिष्क है वो भी सही दिशा में लगा रहे। उसके बाद कंसंट्रेशन यानी ध्यान जो है वो भी सही रहे। तो ये 8 फोल्ड पाथ हैं, ये आपको पता होगा। वही सब बात है कि एम आई सीइंग व्हाट्स रियली देयर और व्हाट आई वांट टू सी, ठीक है। तो ये जो हमें बताएगा वो राइट अंडरस्टैंडिंग बताएगा कि क्या मैं वही देख रहा हूँ जो देखना चाहिए, या फिर वही बात है ना कि मैं जो देखना चाहता हूँ बस वही देख रहा हूँ। तो इस तरीके से चीज़ें जो है वो हमें समझनी पड़ेंगी। ये है 8 फोल्ड पाथ। जो मार्ग गौतम बुद्ध के द्वारा सजेस्ट किया गया वो है मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग का मतलब क्या है कि आपको एक्सट्रीम इंडल्जेंस भी नहीं अपनाना है और एक्सट्रीम एक्सट्रीसिज्म भी नहीं अपनाना है, मतलब बीच का रास्ता चुनना है। बिल्कुल ऐसा ना हो कि बहुत ही एक्सट्रीम कोई स्टेप्स उठा लिए जाए। ये चीज़ लाइफ में प्रैक्टिकल है, और ये चीज़ हमें पता भी है कि जब हम बीच वाले रास्ते को चुनते हैं तो वो ज़्यादा प्रैक्टिकल माना जाता है, ठीक है। मिडिल पाथ की हम बात करें, मध्यम मार्ग की बात कर रहे हैं। इसके बाद अगर अल्टीमेट गोल देखो, अंतिम लक्ष्य देखो बुद्धा की टीचिंग का, तो वो है अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा। तो ये जो पाली वर्ड है निब्बान या निर्वाण, इसका मतलब क्या है, तो देखिए जो नी वर्ड होता है ना, यह है नेगेटिव पार्टिकल, और वन का मतलब है लस्टिंग या क्रेविंग। यानी निर्वाण का मतलब यह है कि जो इंसान की इच्छाएं हैं, जो क्रेविंग्स हैं, उनसे आज़ादी मिल जाए, उनसे छुटकारा मिल जाए। यह है निर्वाण का अर्थ, यानी नॉन अटैचमेंट हो जाए,
इंसान किसी चीज़ से डायरेक्टली अटैच ना हो, खास तौर से फिजिकल चीज़ों से, तो वो जो प्रोसेस है वो कहलाती है निर्वाण। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंप्लीट फिजिकल डेथ हो जाए, वही बात हमने कही ना कि मध्यम मार्ग वाली बात है, बट एटलीस्ट जो इच्छाएं हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाएं। ठीक है, तो जो फ्लेम है डिजायर की, जो डिजायर की आग है वो एक्सटिंक्ट हो जाए, वो बुझ जाए। इस पे क्वेश्चन भी पूछा है यूपीएससी ने, हम आगे कवर करेंगे। इसके बाद हाँ, ये सब बातें हैं कि बुद्धिज्म के अंदर अगर हम देखें तो ट्रांस माइग्रेशन को भी एक्सेप्ट किया गया है, जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे। लेकिन गॉड के आइडिया को रिजेक्ट किया गया है, और जो सोल है इसे भी नहीं माना गया है। अकॉर्डिंग टू बुद्धा सोल इज अ मिथ, यानी आत्मा जो है ये मिथ है, वास्तविक में एग्जिस्ट नहीं करती वास्तव में। ना कास्ट सिस्टम पर क्या बुद्धिज्म के अंतर्गत देखने को मिलेगा, तो अगर आप अंगुत्तर निकाय के अकॉर्डिंग देखो, अंगुत्तर निकाय वो टेक्स्ट है, आपको ध्यान होगा, जिसमें 16 महाजन पदों का जिक्र है। महाजन पद वाले लेक्चर में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर देखा था, काफ़ी बार जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अंगुत्तर निकाय के अकॉर्डिंग अगर देखो, अगर कोई व्यक्ति संघ में शामिल होता है, जैसा कि मैंने बताया, जो मंक्स है यानी जो लोगों का ग्रुप है, खासतौर से जो लोग भिक्षु और भिक्षुनी बन के जुड़े हुए हैं संघ में, तो वो जैसे ही जुड़ते हैं संघ में वो वेवा नियंती हो जाते हैं। ये वर्ड अभी तक नहीं पूछा गया, आगे पूछा जा सकता है। वेवा नियंती का मतलब क्या है? बिना वर्ण के हो जाते हैं। यानी यहाँ पे आप कह सकते हो कास्ट सिस्टम को एक तरीके से रिमूव करने की बात देखने को मिल रही है। और वही बात हमने अभी डिस्कस करी कि संघ में जो मेंबर्स हैं वो हर कास्ट के हैं, जैसे महाकश्यप, सरिपुत, महामोगलन, इनकी चर्चा हम आगे करेंगे। ये ब्राह्मण मॉन्क्स हैं। इसके बाद अगर आप देखो तो बुद्ध, आनंद, अनिरुद्ध, ये क्षत्रिय मॉन्क्स हैं। उपाली एक बार्बर हैं। चुंडा जो कि ब्लैक स्मिथ है। तो ये जो है अलग अलग कास्ट के लोग संघ में शामिल हैं। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि बुद्धिज्म के अंदर काफ़ी सारी काउंसिल्स होती हैं, संगीतियाँ होती हैं। संगीतियाँ का मतलब एक तरीके से मीटिंग्स हैं, जहाँ पे बुद्धिस्ट टेक्स्ट को कंपाइल किया जा सके, और एक तरीके से टीनेट्स जो हैं बुद्धिज्म से एसोसिएटेड, उन्हें इस्टेब्लिश किया जा सके। तो अगर आप इनमें संगीतियों में देखो तो जो पहली संगीति है, जो फर्स्ट काउंसिल है, ये होती हैं राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्रा में, और चौथी कश्मीर में। खास बात समझिए, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। जो फोर्थ काउंसिल रहती है, जो कि फर्स्ट सेंचुरी एडी में देखने को मिलती है, ये किनके पैट्रोनेज में होती है? तो कनिष्क के पैट्रोनेज में होती है। कनिष्क की चर्चा हमने बहुत डेप्थ में करी थी, आपको ध्यान होगा। कुषाण वंश के राजा हैं, और हालांकि इन्होंने शक कैलेंडर की स्थापना करी, तो इसके हमने लॉजिक को भी समझा था, ऐसा क्यों है। जब शक डायनेस्टी अलग है तो इन्होंने फिर क्यों शक संवत की स्थापना करी थी, ये सब बातें थी। तो जो फोर्थ काउंसिल रही ना, जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल रही, ये होती है कश्मीर में। पहले तो यही कई बार पूछ लेते हैं कहाँ हुई, तो कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, और किनकी प्रेसिडेंसी में हुई? तो ये वसुमित्रा। तो कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि वसुमित्र किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में। और इनके बुक्स पूछते हैं, जिनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। खास बात आपको क्या समझनी है कि जो फोर्थ काउंसिल रही, इसमें बुद्धिज्म दो भागों में विभक्त हो गया, दो भागों में, दो सेक्ट्स में डिवाइड हो गया। एक है हीनयान और दूसरा है महायान। डिफरेंसेस क्या रही? सबसे जो मेजर डिफरेंस है ना हीनयान और महायान के बीच, वो ये है कि हीनयान ओरिजिनल स्कूल है बुद्धिज्म की। और जैसा कि हमें पता है कि गौतम बुद्ध का कहना था कि इमेज वर्शिप नहीं की जानी चाहिए एक तरीके से। ठीक है, तो डिड नॉट वर्शिप आइडल्स और इमेजेस ऑफ बुद्धा, और यही एक खास बात भी है गौतम बुद्ध से एसोसिएटेड। बट महायान के अंदर आप देखो, जो कि बाद में डेवलप होती हैं, खास तौर से कनिष्क के टाइम पीरियड में डेवलप होती हैं, तो उनमें आप देखोगे कि गौतम बुद्ध की वर्शिपिंग देखने को मिलती है, यानी गौतम बुद्ध को गॉड के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, बट हीनयान में ह्यूमन बीइंग के रूप में देखा जा रहा है, जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति, एनलाइटनमेंट प्राप्त किया है। तो यही बातें और भी कुछ अब इससे आप एसोसिएट करके समझ जाओगे। अब चूंकि ये एक तरीके से गौतम बुद्ध की ओरिजिनल आइडियोलॉजी है, तो ये एक ऐसे भाषा का प्रयोग करेंगे जो भाषा आम जनमानस की भाषा हो। ठीक है, जैसे पाली और प्राकृत। बट अगर आप महायान में देखो तो ये इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को एडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। और हीनयान को थेरावाद भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हम आगे देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं थेरावाद के ऊपर। तो ये खैर चर्चा है, हम आगे बढ़ाते हैं। महायान की भी हमने बात करी, ये ग्रेट व्हीकल है। और इसके बाद अगर आप देखो कि जो थेरावाद है, यानी जो हीनयान सेक्ट है, हीनयान,
ये प्योर टीचिंग्स है बुद्धा की। इसी वजह से हम देखते हैं कि ये पाली भाषा में है, जो कि गौतम बुद्ध की आम जनमानस की भाषा थी, ताकि सभी लोग समझ सकें। यानी जो उपदेश हैं गौतम बुद्ध के, वो पाली भाषा में हमें देखने को मिलते हैं। इस कारण से ये टीचिंग्स भी हमें पाली लैंग्वेज वाली देखने को मिलती है। तो जो ओरिजिनल बुद्धिज्म है, एक तरीके से आप कह सकते हो, जो ओरिजिनल आइडियाज़ हैं गौतम बुद्ध के, वो आपको थेरावाद यानी हीनयान स्कूल में देखने को मिलेंगे। यही सब बातें हैं, ठीक है। हीनयान जो है लेसर व्हीकल है, और ये ओरिजिनल टीचिंग्स है बुद्धा की, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ एल्डर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पहले हैं, ठीक है, इसलिए एल्डर्स। इसके बाद अब आप काफ़ी आसानी से समझ जाओगे आइडल वर्शिप की बात क्यों नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में एग्जिस्ट कर रहा है, और उस टाइम पे कोई आइडल वर्शिप वाली बात गौतम बुद्ध के द्वारा कभी नहीं रिकमेंड की गई, ठीक है। और यही इंटरनल इंडिविजुअल सेल्वेशन आपको प्राप्त करना है, और इसके लिए आपको मेडिटेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, अष्टांगिक मार्ग, इन चीज़ों का एक तरीके से प्रयोग करना है। अच्छा, ये जो हीनयान है ना, ये भी फर्दर 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। इन पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, वैभाषिका और सौतांत्रिक। आई रिपीट, जो हीनयान है, जो कि लेसर स्कूल है, यानी जो ओरिजिनल फिलोसॉफी है बुद्धा की, वो 2 भागों में बट जाती हैं। एक का नाम है वैभाषिका और दूसरा का नाम है सौतांत्रिक। तो हीनयान के सब स्कूल्स की हम बात कर रहे थे। तो इनमें है अस्थाविरवादी, जिन्हें थेरावादी कहते हैं। ये जैसा कि मैंने बताया, थेरावादी जो फिलोसॉफी है वो अर्लीस्ट फिलोसॉफी है। ये ओरिजिनल डॉक्ट्राइन्स है गौतम बुद्ध के। तो इस वजह से ये कि 3 पीटेक्स में, क्योंकि ये कैनोनिकल टेक्स्ट पे विश्वास रखेंगे ना, क्योंकि ओरिजिनल टीचिंग्स हैं, तो जो गौतम बुद्ध से एसोसिएटेड टेक्स्ट हैं, जो गौतम बुद्ध की लाइफ से एसोसिएटेड बुक्स हैं, ये उन पर विश्वास रखेंगे। तो 3 पीटेक्स में ये बिलीव करते हैं, शुद्ध पीटक, विनय पीटक और अभिधम पीटक। हीनयान के अंदर अगली देखिए, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में लिंक हो जाएंगी। थोड़ा सा 5 मिनट रुकिए, आई थिंक उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। तो इसके बाद सरवस्तीवाद की जब हम बात करते हैं, अगेन ये अर्लीस्ट, वन ऑफ द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी देखने को मिलेगी, जो कि अशोक के टाइम पे ओरिजिनेट हुई। तो बेसिकली डिफरेंस क्या है, तो ये जो स्कूल हैं ये पॉपुलर रही कश्मीर वाले क्षेत्रों में, और बाद में यही जो सरवस्तीवाद है, ये 2 भागों में बढ़ जाती है, जिनकी अभी हमने चर्चा करी, वैभाषिका और सौतांत्रिक। अगली जो आइडियोलॉजी यहाँ पे ये है महासंघिका। महासंघिका भी अगेन आप देखो तो ये ऑफसूट देखने को मिलता है स्थाविरवादी का। और इसके बाद वही बातें हैं ना, थोड़े डिफरेंसेस हो जाते हैं मोनिस्टिक प्रैक्टिसेस में, तो इस तरीके से इनके ऑफसूट निकल जाते हैं, तो यानी सेक्ट्स में ये बढ़ जाते हैं। अगर आप महासंघिका के अंदर देखो तो इसके भी अंदर सब सेक्ट्स देखने को मिलेंगे, जिनमें लोकोत्तरवादी हैं, कुकुतिका हैं और चैतिका हैं। आई नो ये नाम डिफिकल्ट है, बट अभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इनकी रेलेवेंस समझोगे। इसके बाद हीनयान के अंदर जो आखिरी सबसेक्ट देखने को मिलेगा वो है सम्मितीय। क्या है? सम्मितीय। तो ये जो सम्मितियाँ हैं ये गुजरात और सिंध वाले क्षेत्रों में पॉपुलर रहा 7th सेंचुरी में। इसका जो जिक्र है ये ह्वेनसांग के द्वारा भी किया जाता है। ह्वेनसांग वो यात्री था जिन्होंने भारत 7th सेंचुरी में ट्रेवल किया, और काफ़ी सारी बातें इन्होंने बुद्धिज़्म से एसोसिएट करके लिखी हैं, समझी हैं। हीनयान की हमने चर्चा करी, अब महायान के सब स्कूल्स की बात करते हैं। तो इनमें जो पहली स्कूल है वह योगचार। क्या है? योगचार, जिसे विज्ञानवाद भी कहते हैं। इनके जो फेमस स्कॉलर्स हैं उनका नाम है असंग और वसुबंधु। ये जो असंग और वसुबंधु हैं ये दोनों भाई थे, और दोनों काफ़ी बड़े स्कॉलर्स थे किनके? महायान फिलोसॉफी के। तो इनकी जो टीचिंग्स थी वो समझते हैं, बट आप ये बात समझिए, योगचार ये नाम क्यों रखा गया होगा? क्योंकि मेडिटेशन को एक माध्यम माना जा रहा है हाईएस्ट गोल को अचीव करने के लिए, इस कारण से योगचार। दूसरी जो स्कूल देखेंगे अगर आप महायान के अंदर, तो वो है माध्यमिका स्कूल, जिसे शून्यवाद कहते हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। शून्यवाद, शून्य का मतलब क्या होता है? जीरो होता है। इस स्कूल के जो फाउंडर हैं उनका नाम है नागार्जुन। देखिए, नागसेन की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम नागार्जुन की बात कर रहे हैं। ये भी काफ़ी फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं, बुद्धिस्ट फिलोसोफर हैं। शून्यवाद का क्या अर्थ है? शून्यवाद का ये अर्थ है, शून्यवाद का अर्थ ये है कि हर मेटेरियल और स्पिरिचुअल चीज़ें नथिंग से इमर्ज होती हैं, ठीक है, खालीपन से इमर्ज होती हैं, और ये आखिर में जाकर के नथिंग में ही मिल जाती हैं। ये है शून्यवाद का मतलब। शून्य से ही जागृत होती हैं और शून्य में ही इनका अंत हो जाता है। ये जो माध्यमिका या शून्यवाद स्कूल है, इनके फाउंडर थे नागार्जुन, बस ये बात जरूर याद रखिएगा। इस स्कूल के और भी इंपॉर्टेंट स्कॉलर हैं, जिनमें बुद्ध पलित नाम है, भाव विवेक नाम है, और चंद्र कीर्ति नाम है। तो चंद्र कीर्ति तो पूछा भी गया है एग्जाम में। अच्छा, एक बात और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, जब हमने महायान की बात करी तो आपको मैंने बताया कि महायान बाद में जाकर डेवलप होती हैं 1st सेंचुरी के आसपास। तो इस कारण से अगर आप देखो तो इनमें आइडल वर्शिप भी देखने को मिलती है। तो ये मानते हैं कि बुद्धा हेवनलीनेस है,
हेवनलीनेस का मतलब गॉड के रूप में देखते हैं, और इस कारण से गौतम बुद्ध की आइडल वर्शिप महायान के अंतर्गत देखने को मिलती हैं, और ये बोधिसत्वा को मानते हैं। क्या है ये समझते हैं। तो बोधिसत्वा उन लोगों को कहते हैं जो सेल्वेशन जिन्होंने प्राप्त तो कर लिया है, बट सॉरी, इन्होंने जो है बोधिसत्वा जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, एनलाइटनमेंट प्राप्त हो गया है, बट ये अपने खुद के सेल्वेशन में डिले कर रहे हैं ताकि ये दूसरे लोगों की मदद कर सकें। आई रिपीट, देखिए बहुत आसान है। इसका अर्थ ये है, द इंडिविजुअल्स हु आर ऑन द पाथ टू बिकमिंग बुद्धा और अटेनिंग सल्वेशन, यानी सेल्वेशन यानी निर्वाण की प्राप्ति में ये हैं, प्राप्ति के पथ पर हैं, बट ये अपने जो निर्वाण है, जो सेल्वेशन है, इसे रोक रहे हैं, इसे डिले कर रहे हैं। क्यों? ताकि ये दूसरे लोगों की हेल्प कर सकें। तो कुछ बोधिसत्वा की हम चर्चा करते हैं। यहाँ से सिविल सर्विस में 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और बाकी एग्जाम्स में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले और सबसे फेमस जो बोधिसत्वा हैं उनका नाम है अवलोकितेश्वर। ये जो अवलोकितेश्वर है ये कंपैशन के बोधिसत्वा हैं, कंपैशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करुणा भाव को, दया भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हम सबको अजंता केव्स के बारे में पता है। ये जो अजंता केव्स हैं इनमें जो सबसे फेमस आपको बोधिसत्वा की इमेज देखने को मिलेगी वो है अवलोकितेश्वर पद्मपानी की। तो इस पे क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में, और एनसीईआरटी में भी इसकी इमेजेस हैं, और ये हर जगह है, बहुत ज़्यादा फेमस है, इंपॉर्टेंट है। तो ये बिल्कुल अजंता पेंटिंग के केव नंबर 1 में ही आपको देखने को मिल जाएगी अवलोकितेश्वर की इमेज। इसके बाद मैत्रेय बुद्धा की बात करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन सिविल सर्विस में पूछा गया है, फ्यूचर बुद्धा हैं ये, यानी भविष्य में, आगामी में आने वाले बुद्धा मैत्रेय बुद्धा हैं। और ये सब कुछ हम बात करें महायान के अंदर, ठीक है, इसे मत भूलिएगा, महायान फिलोसॉफी में ही सेंट्रल आइडिया है बोधिसत्वा का। ना बात करते हैं मंजूश्री की। तो जो मंजूश्री बोधिसत्वा है इसका मतलब था विजडम, विजडम यानी ज्ञान, ज्ञान से एसोसिएटेड बोधिसत्वा को मंजूश्री कहते हैं। इसके बाद सामंतभद है जो कि प्रैक्टिस मेडिटेशन इनके बोधिसत्वा हैं। इसके बाद क्षितिगर्भ है, बस नाम याद रख लीजिए, दैट्स इट। वज्रपानी यानी थंडरबोल्ट बियरिंग बोधिसत्वा है। ना एक लास्ट बात कर लेते हैं वज्रयान की। तो हमने हीनयान समझा, महायान समझा, अब वज्रयान की बात करते हैं। तो वज्र, वज्र का मतलब क्या होता है? थंडर होता है, ठीक है। तो थंडर बोल्ट से एसोसिएटेड ये हैं, और ये तांत्रिक बुद्धिज्म का पार्ट है। तो तांत्रिक बुद्धिज्म मतलब तांत्रिक एलिमेंट्स इनमें रहेंगे, जैसे बहुत सारे रिचुअल्स वगैरह होते हैं ना, काफ़ी सारे, ठीक है। तो उन चीज़ों को शामिल जब कर लिया गया इसमें, और ये बाद में डेवलप होता है। अगर आप देखो तो इंडिया में ये 9-10 सेंचुरी के आसपास डेवलप होता है, ये भी पूछा गया है, ठीक है। तो एक एक बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और आपको ही पता है कि स्टेट पीएससी हो, चाहे एसएससी हो या यूपीएससी हो, किसी भी एग्जाम के अंदर जो है बहुत बड़ा रोल रहता है किनका, ये इस टॉपिक का। तो खैर ठीक है, 10 सेंचुरी 9 सेंचुरी के आसपास जो है आपको वज्रयान बुद्धिज्म देखने को मिलेगा। इसके बाद हम कुछ बुद्धिस्ट स्कॉलर्स की चर्चा करेंगे, बट हम आगे करेंगे, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ाया है, उम्मीद है आपने ध्यान से लेक्चर समझा होगा। काफ़ी सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि आप वीडियो पोस्ट करें और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें 1 बाय 1। ये जो क्वेश्चन है ये स्टेट पीएससी का रिसेंटली पूछा गया उड़ीसा पीएससी में। तो बहुत ईजी क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे लेवल इंक्रीज होता जाएगा। बुद्धिज्म के बारे में पूछ रहे हैं, पाल किंग के द्वारा पेट्रोनाइज किया गया। दूसरा ये कह रहे हैं कि बुद्धा को वर्शिप किया गया एज अ गॉड के रूप में महायान बुद्धिज्म में। तीसरा कह रहे हैं हीनयान जो है ये बुद्धा को एक सामान्य व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिन्होंने निर्वाण की प्राप्ति करी है। चौथा कह रहे हैं जो वज्रयानी हिंदू प्रैक्टिसेस पर फोकस्ड हैं। देखिए सबसे पहली चीज़, पाल किंग के बारे में इसलिए उन्होंने पूछा क्योंकि बंगाल, उड़ीसा इन क्षेत्रों से संबंधित ये हैं, और पाल वंश के बारे में हमने चर्चा करी थी काफ़ी डेप्थ में। पाल वंश के फाउंडर का नाम रहता है गोपाल, और काफ़ी सारे जो पाल वंश के राजा रहते हैं ये डायरेक्टली बुद्धिज़्म को पेट्रोनाइज करते हैं, प्रमोट करते हैं। इवन पाल वंश के ही जो राजा हैं, हाँ ये देखिए, तो हमने ये चर्चा करी थी कि तारानाथ नाम के एक बुद्धिस्ट स्कॉलर रहते हैं। ये अभी तक नहीं पूछा गया, आगे पूछा जा सकता है डेफिनेटली। जो तारानाथ नाम के स्कॉलर रहते हैं, बुद्धिस्ट स्कॉलर, ये गोपाल नाम के राजा जो कि पाल वंश के संस्थापक हैं, इनके दरबार में रहते हैं। और इनका यही कहना है कि गोपाल ने ओदांतापुरी मोनेस्ट्री बनाई थी, ओदांतापुरी मठ को बनवाया था। बहुत ज़्यादा फेमस है ये ओदांतापुरी, ठीक है। तो ये कहना था तारानाथ का। तो यहाँ से आप देख सकते हो जब मोनेस्ट्रीज बनाए जा रहे हैं तो डायरेक्ट सपोर्ट है बुद्धिज्म पर। ऐसे ही अगर आप आगे भी देखोगे, विक्रमशिला मोनेस्ट्री वेरी फेमस, ये धर्मपाल के द्वारा बनवाई गई है। अच्छा, धर्मपाल की भी हम चर्चा करेंगे आगे। इनके टाइम पे काफ़ी फेमस स्कॉलर रहते हैं, उनका नाम रहता है अतीश दीपांकर। अब यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत ये न्यूज़ में रहता है।
इवन आप अगर धर्मपाल के टाइम पे देखो तो शांत रक्षित नाम के आपको बुद्धिस्ट स्कॉलर भी देखने को मिलेंगे। तो इन दोनों नाम को एसोसिएट करके अभी एग्जाम्स में पूछ रहे हैं। ये जो शांत रक्षित है ना, ये सुन लीजिए थोड़ा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। शांत रक्षित नाम के जो स्कॉलर हैं, इन्होंने माध्यमिका, योगचार और स्वतांत्रिक, इन तीनों को कंपाइल करके जो है अपनी फिलोसफी दी थी। तो सही है बिल्कुल, दूसरा भी बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल कोर फिलोसॉफी है महायान की। तीसरा अगर आप देखो, अभी मैंने आपको समझाया हीनयान और महायान के बीच मेजर डिफरेंस ही यही है कि हीनयान जो है बुद्धा को एक सामान्य व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया है, और जबकि अगर आप देखो महायान में, तो महायान में ये गॉड के रूप में वर्शिप करते हैं बुद्धा की। वज्रयान, जैसा कि मैंने बताया, तांत्रिक प्रैक्टिस इनमें शामिल है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव करेक्ट बनता है। ये कुछ एक्सप्लेनेशन है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं नहीं लिखता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका टाइम बिल्कुल भी किसी भी रूप में ख़राब हो। तो यही बात है, न्यू फॉर्म बुद्धिज़्म हमें देखने को मिलता है जिनमें हिंदू रिचुअल्स से ये इन्फ्लुएंस्ड है, और इस कारण से हम वज्रयान बुद्धिज़्म में देखते हैं काफ़ी सारे तांत्रिक प्रैक्टिसेस और हिंदू रिचुअल्स भी शामिल हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, बट जैसा कि मैंने बताया आर्ट एंड कल्चर को भी हम कवर करेंगे, तो यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन हम आर्ट एंड कल्चर के कवर कर लेंगे, और इसके बाद एक कंपाइल्ड वीडियो में सारा कुछ कवर कर लेंगे आर्ट एंड कल्चर का भी। पहले कथन में ये बोल रहे हैं कि कनिष्क ने एक स्तूप बनवाया और एक विहार बनवाया। विहार का मतलब क्या होता है? आई होप आप समझते हैं विहार का मतलब। विहार और चैत्या, ये तो बहुत बार पूछा गया है सिविल सर्विस में। चैत्या का मतलब होता है, और विहार, चैत्या का मतलब होता है वर्शिपिंग प्लेस, और विहार का मतलब होता है ड्वेलिंग प्लेस, जहाँ पे मंक्स रहते थे, वो ड्वेलिंग प्लेस को विहार कहते हैं। तो स्तूपा और विहार जो है ये बनवाया गया। दूसरा ये कह रहे हैं कि स्तूपा और विहार के एक्सकवेशन के टाइम पे हम देखते हैं कि बुद्धा और कनिष्का की मूर्तियां देखने को मिलती है, आइडल्स देखने को मिलते हैं, बट इंद्र और ब्रह्मा के नहीं देखने को मिलते। तो कनिष्का के विषय में जैसा कि हमने चर्चा करी है ऑलरेडी, ये कुषाण वंश से अपना संबंध रखते हैं, और इसके बाद ये बुद्धिज़्म में कन्वर्ट होते हैं, और ये इसके बाद अगर आप देखो तो ऑब्वियस सी बात है, महायान बुद्धिज़्म को प्रमोट करने का जो है इन्हीं श्रेय दिया जाता है इन्हें, फर्स्ट सेंचुरी के टाइम पीरियड में। और ये कमीशन इन्होंने करा काफ़ी सारे बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर को, जिनमें स्तूपा शामिल है और विहार शामिल हैं। तो पहली बात बिल्कुल सही है, लेकिन इन स्ट्रक्चर में अगर आप देखो तो बुद्धा और कनिष्का के आइडल्स के साथ साथ इंद्र और ब्रह्मा के भी जो आइडल्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तो इस कारण से जो है दूसरा गलत हो जाता है, ये नोट कह दिया गया है। तो आई थिंक यहाँ पे जो आंसर है वो कौन सा होगा? पहला सही है बट दूसरा गलत है, आंसर ऑप्शन सी होगा। अब ऐसे क्वेश्चंस को मैंने बहुत ज़्यादा शामिल नहीं किया है जिसमें आपसे बहुत ही पर्टिकुलर पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, गौतम बुद्ध ने अपनी आखिरी सांस यानी महापरिनिर्वाण को कहाँ प्राप्त किया, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। इस तरीके से जैनिज्म से एसोसिएटेड जो फैक्ट्स हैं उनको मैंने नहीं शामिल किया, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पर टाइम बचाना है। इन क्वेश्चन को आप बहुत ईजी कर लोगे, बहुत ईजिली कर लोगे, आई नो। ठीक है, फिलहाल महापरिनिर्वाण का पूछा गया तो ये तो आपको पता ही होगा, कुशीनगर यानी कुशीनारा की हम बात कर रहे हैं। पहला उपदेश, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन अभी पूछे जाते हैं, ना केवल स्टेट पीएससी में बल्कि आप यूपीएससी के पुराने क्वेश्चंस देखोगे, एनडीए सीडीएस सीएपीएफ के, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। पहला उपदेश कहाँ दिया गया इन्होंने? तो पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया। आगे देखिए, हाँ ये क्वेश्चन देखिए यूपीएससी सीडीएस में पूछा गया और बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, पहले आप अटेम्प्ट करिए। कह रहे हैं कि कौन जो है गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए नहीं हैं? कंठक, अलार कलाम, चन्ना और गौसाल मस्करी पुत्र। तो देखिए, कंठक हमें पता है होर्स का नाम था, अलार कलाम इनके गुरु का नाम था, टीचर का, चन्ना चैरटियर का नाम, ठीक है, सारथी का नाम, गौसाल मखरी पुत्र मस्करी पुत्र, देखिए ये नहीं शामिल है। ये जो है, तो अभी जो 6 सेंचुरी बीसी वाला टाइम पीरियड था उसमें 63 रिलीजन्स भारत में ओरिजिन में आते हैं, जिनमें से एक तो दो तो काफ़ी फेमस हैं, बुद्धिज़्म जैनिज्म, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे रहते हैं, काफ़ी सारी और भी फिलोसफीज़ हमें देखने को मिलती है। तो उनमें एक होती है मखली गौसाल यानी गौसाल मस्करी पुत्र की, जिस फिलोसॉफी को हम कहते हैं आजीविका सेक्ट। ठीक है, तो ये आजीविका सेक्ट से जुड़े हुए रहते हैं। आजीविका सेक्ट्स के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे जब हम फिलोसॉफीज कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए, सिविल सर्विसेज में पूछा गया है। पहला कह रहे हैं स्थाविरवादी जो है ये महायान बुद्धिज्म से जुड़े हुए हैं। दूसरा कह रहे हैं जो लोकोत्तरवादी हैं ये महासंघिका की ही ऑफशूट है, यानी महासंघिका से निकली है। तीसरा कहा जा रहा है जो डीइफिकेशन है, डीइफिकेशन का मतलब जो गॉड की प्रोसेस है, ठीक है, गॉड के रूप में देखना। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि महासंघिका के द्वारा डीइफिकेशन देखने को मिल रही है, जो कि महायान बुद्धिज्म का ही पार्ट है। तो हीनयान के अंदर हम क्या पढ़ के आए हैं? स्थाविरवादी और सर्वस्तिवाद देखने को मिलता है हीनयान में, ठीक है, ओरिजिनल स्कूल के अंतर्गत। तो ये तो कह रहा है महायान, तो गलत कह रहे हैं ना, फर्स्ट एलिमिनेट हो गया, हमारे पास बचा सेकंड। तो लोकोत्तरवादी महासंघिका से निकली, ये बात बिल्कुल सही है।
तो ये देखो, महासंघिका से 3 सबसेक्ट्स इमर्ज होती हैं। पहला लोकोत्तरवादी, दूसरा कुकुतिका और तीसरा चैतिका। तो इसका मतलब दूसरा बिल्कुल सही है। तो पहला अगर गलत है और दूसरा सही है तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी सेकंड और थर्ड दोनों सही है। तो ये तो आसान बात है, महायान के अंतर्गत महासंघिका में ही डीइफिकेशन में देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है तो हम तो कवर करेंगे ही, रिसेंट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कुशीनगर की क्या इंपॉर्टेंस है? क्या पहला उपदेश दिया इन्होंने? नहीं, पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। दूसरा कह रहे हैं कि एनलाइटनमेंट, ये तो आपको पता होगा, बोधि वृक्ष के नीचे। इसके बाद कहा जा रहा है ग्रेट डिपार्चर जो है, और ये एस्केटिक बन जाते हैं कुशीनगर से। नहीं, कुशीनगर से क्यों बनेंगे? आंसर इसका ऑप्शन डी है, बुद्धा पास्ड अवे हियर विच इज नॉन एज महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण। ईयरली बुद्धिस्ट के जो स्कल्पचर्स हैं, इनमें बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में नहीं दिखाया गया है। तो पूछ रहे हैं कि कौन से जो सिंबल्स का यूज किया गया है इन स्कल्पचर्स के द्वारा। सिंबल से एसोसिएट करके दिखाया जा रहा है ह्यूमन फॉर्म की बजाय। ये कि खाली सीट और स्तूपा है केवल, क्या व्हील और ट्री है, या व्हील ट्री और स्तूपा है, या केवल खाली सीट व्हील ट्री स्तूपा सारी चीज़ें हैं। देखिए, ओनली वाले पहले हटा दीजिए ऑप्शन, आंसर इसका ऑप्शन डी है। ये चीज़ आपको हमारी थीम्स एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगी, इसलिए मैंने कहा आपको हर बुक को कवर करूंगा, हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करूंगा। बहुत सारे जो ईयरली स्कल्पचर्स हैं, इन्होंने बुद्धा को मानव रूप में नहीं दिखाया, बल्कि इन्होंने सिंबल्स का इस्तेमाल किया। तो इनमें कौन कौन सी सिंबल्स हैं? खाली सीट है, तो खाली सीट क्या दिखा रहा है कि गौतम बुद्ध मेडिटेट कर रहे हैं, तो मेडिटेशन को इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद अगर आप देखो तो स्तूपा जो है ये दिखाता महापरिनिर्वाण को। ठीक है, इसके बाद और जो सिंबल यूज किया जा रहा था वो था व्हील। व्हील जैसा कि मैंने बताया, धर्म चक्र परिवर्तन, चक्र का मतलब व्हील होता है, व्हील को टर्न किया गया। ठीक है, पहले उपदेश के टाइम पर। तो वो चीज़ फर्स्ट सरमन को दिखाती है, सरमन का मतलब उपदेश होता है। उसके बाद कह रहे हैं कि अच्छा ये हो गया, चारों हो गए ना, व्हील हो गया। इसके बाद व्हील से पहले हमने क्या क्या करा? एक तो एम्प्टी सीट किया हमने, यानी खाली सीट, और उसके बाद हमने देखा यहाँ पे व्हील है, और इसके बाद जो है ये स्तूपा भी है ना, स्तूपा जो है ये महापरिनिर्वाण को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है विमेन की पोजीशन से संबंधित गौतम बुद्ध की एज में। पहला कह रहे हैं कि महिलाओं की जो स्थिति है डेटोरिएट हुई, यानी खराब हुई। दूसरा कहा जा रहा है काफ़ी सारे चाइल्ड मैरिज के भी हमें एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। तीसरा कह रहे हैं जो पॉलीगेमी थी ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, पॉलीगेमी का मतलब बहुर्विवाह। चौथा कह रहे हैं एजुकेशन जो है ये महिलाओं को नहीं दिया जा रहा था, देवर डिनाइड। देखिए ये बहुत एक्सट्रीम है ना, बिल्कुल डिनाइड हम कैसे कह सकते हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर? हो सकता है बहुत ही कम देखने को मिले एजुकेशन, बट बिल्कुल डिनाइड कह पाना बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेटमेंट की ओर ले जाता है। तो इस कारण से आपको ऐसे क्वेश्चन स्किप नहीं करने हैं। हाँ, ये तो बात सही है कि विमेन की पोजीशन डेटरिएट हुई बुद्धा के एज में, बट डायरेक्टली अगर डिनाइड कह दिया जाए तो ये गलत होगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है कि मुख्य अंतर क्या है हीनयान और महायान के बीच। ये सिविल सर्विसेज का पुराना क्वेश्चन है। पहला कह रहे हैं ये नॉन वायलेंस में विश्वास रखते हैं, यानी एक वायलेंस में रखता होगा, एक दूसरा नॉन वायलेंस में, बिल्कुल इलॉजिकल है। कास्ट फ्री सोसाइटी, वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेस। चौथा कह रहे हैं वर्शिप ऑफ स्तूपा। तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन डी, क्योंकि गॉड के रूप में देखा गया किस में? यही तो डिफरेंस है ना, मेन की डिफरेंस क्या है? मेन की डिफरेंस वही है महायान और हीनयान के बीच, कि इनका जो वर्शिप है, इनका जो बिलीफ है, बेसिकली विश्वास जो है डाइटीज के ऊपर। क्योंकि महायान में हम देखते हैं कि वो बोधिसत्वा के लिए सम्मान रखते हैं, जबकि हीनयान में आप देखो जो कि ओरिजिनल फिलोसफी मानी जाती है, इनमें अगर आप देखें तो बुद्धा को एक ह्यूमन के रूप में देखा गया है, डाइटी के रूप में नहीं। तो मेजर डिफरेंस क्या है हीनयान और महायान के बीच, ये हम समझ गए। ठीक है, ये वर्शिप से एसोसिएटेड है। ये क्वेश्चन अगर आप देखो तो काफी बार स्टेट पीएससी में रिपीट किया गया, सेम क्वेश्चन सेम आंसर्स के साथ। वर्ल्ड अनस्टेबल है और ट्रांजिएंट है, मतलब बदलाव रहता है दुनिया में हमेशा ही। ठीक है, वही बात है ना कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग। ये बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है, जैनिज्म से, गीता से, या वेदांत से। तो बुद्धिस्ट फिलोसॉफी के अंतर्गत अगर आप देखो तो ये जो दुनिया है वो ट्रांजिएंट है, जिसे हम अनिका वर्ड कह रहे हैं। अनिका का मतलब क्या होता है? ट्रांजिएंट, यानी ये दुनिया क्षणभंगुर है, बहुत ही कम समय के लिए है। ये बुद्धिस्ट की कोर फिलोसॉफी है, और इसके अलावा केवल कुछ समय के लिए तो है ही, इसके साथ ही बहुत ज़्यादा बदलाव ही हो रहा है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है इस दुनिया में।
और ये सोललेस है, जैसे कि हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। ठीक है, सोल के विषय में क्या बुद्धिज्म का मत था, क्या विश्वास था। तो ये अनंत कहलाता है और कुछ भी परमानेंट और इटर्नल नहीं है इस दुनिया में। तो इस ट्रांजिएंट वर्ल्ड में जो दुख है ये इंट्रिंसिक है, और इससे ही पार पाने के उपाय अष्टांगिक मार्ग में देखने को मिले हैं। अच्छा, तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर ऑब्वियसली ए होगा, बुद्धिज्म। काफी बड़ा भयंकर सा सवाल है, सीडीएस में पूछा गया है। उम्मीद है आपने अटेम्प्ट किया होगा। देखिए क्या कह रहे हैं, जो जैन आइडियाज हैं ये ऑलरेडी सर्कुलेट हो रहे थे 7th सेंचुरी बीसी में। पार्श्व लिखा गया, बट आप समझ रहे हैं इसे पार्श्वनाथ की बात की जा रही है। दूसरा कह रहे हैं कि बुद्धिज्म, ऑल्दो बुद्धिज्म एंड टू अ लेसर एक्सटेंट जैनिज्म टुक अकाउंट ऑफ द चेंजेस इन मेटेरियल लाइफ एंड रिएक्टेड अगेंस्ट ऑर्थोडॉक्सी, नाइदर ऑफ दीज सॉट टू अबॉलिश द कास्ट सिस्टम। बहुत ही बेहतरीन स्टेटमेंट है। देखिए क्या कहने का मतलब है, बुद्धिज्म और कुछ हद तक जैनिज्म में भी हम देखते हैं कि जो मेटेरियल लाइफ है उनके खिलाफ जो है इनका योगदान देखने को मिला, और ये बाकी जो इनर पीस है उसको इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं, लेकिन कोई कास्ट सिस्टम को अबॉलिश करने जैसी बात नहीं देखने को मिलती है। हालांकि ये कास्ट सिस्टम विश्वास नहीं रखते हैं, ऑब्वियस सी बात है, बट ये इतने रिजिड नहीं थे कि कास्ट सिस्टम को ही अबॉलिश करने का सोचें, ऐसा कोई बात नहीं देखने को मिलता है। तीसरा कह रहे हैं जो फर्स्ट फीमेल डिसाइपल थी महावीर की, ये कैप्चर्ड स्लेव वीमेन थी। चौथा कह रहे हैं बुद्धा का कहना था कि जो नन्स होती हैं, मंक्स की जो फीमेल वर्जन है, यानी जो नन है, ठीक है, नन, तो ये भी स्पिरिचुअल लिबरेशन को अटेन कर सकती हैं, प्राप्त कर सकती हैं मंक की तरह ही। और इसी कारण से जो है इन्हें इक्वल स्टेटस दिया गया था मेंडिकेंट ऑर्डर में। मेंडिकेंट का मतलब है वही कि जो संघ है ना, जिस तरीके से हम बुद्धिज्म में देखते हैं संघ, इसी रूप में वीमेन और मेन को इक्वल दर्जा दिया गया है। देखिए बातें यहाँ पे एक भी गलत नहीं है। अभी तो हमने जैनिज्म नहीं पढ़ा है, बट जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बुद्धिज्म से काफ़ी टाइम पहले ही एक तरीके से इनकी इमरजेंस देखने को मिलती हैं और जैन आइडियाज़ प्रोपगेट होते हैं। तो ये 7th सेंचुरी बीसी से ही देखने को मिलता है पार्श्वनाथ जी के द्वारा, जिनकी हम चर्चा आगे करेंगे। और जैनिज्म के विषय में जैसा कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा भी हम डिस्कस यहाँ पे नहीं करते हैं। दूसरा देखिए बुद्धिज्म और जैनिज्म का क्या विचार रहा कास्ट सिस्टम को लेकर के, तो ऑब्वियसली ये इनके अगेंस्ट है, बट अबॉलिश करने जैसी बात नहीं देखने को मिली। और तीसरा कह रहे हैं कैप्चर्ड स्लेव वीमेन। तो देखिए ये अगर आप देखो, तीसरा जो स्टेटमेंट है वो सही है। महावीर की हम बात कर रहे हैं, वर्धमान महावीर जी की। तो इनकी जो फर्स्ट फीमेल डिसाइपल थी उनका नाम था चांदना। ठीक है, चांदना। ये जो चांदना है ये कैप्चर्ड स्लेव वीमेन थी, और ये इवेंचुअली महावीर की डिसाइपल बनती हैं, शिष्या बनती हैं। और ये एक तरीके से आप कह लो कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें साबित होता है कि जैनिज्म के अंदर भी इवन हर सोशल लाइफ के लोग वेलकम्ड थे। चौथा कह रहे हैं, तो ये बात तो बिल्कुल सही है ना, संघ में कोई इस तरीके का कोई भेदभाव नहीं था। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मुझे पूरी उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर दोगे। कह रहे हैं क्या डिफरेंस है महायान हीनयान के बीच? महायान मेरिट के ट्रांसफर की बात करता है, जबकि हीनयान नहीं करता है। महायान बोधिसत्व में विश्वास रखता है, जबकि हीनयान नहीं। हीनयान जो है ये सफरिंग सेवियर के आइडियाज को प्रमोट करता है। देखिए ये इसका आंसर हमें पता है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। महायान बिलीव्ड इन बोधिसत्व बट हीनयान डज नॉट। ये हैं बिल्कुल बेसिक एनसीईआरटी में भी हैं, ठीक है। अगर आप 7th की भी एनसीईआरटी देखोगे, देखो इन्होंने क्या बताया। सेकेंड चेंज था बोधिसत्व में, सेकेंड डिफरेंस। और अगर आप महायान बुद्धिज्म की बात करो तो देखो इन्होंने बताया कि न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म डेवलप होता है और इनके कुछ खास फीचर्स रहते हैं। जैसे अगर आप देखो एनलाइटनमेंट को, तो इस तरीके से यहाँ पे पीपल ट्री का इस्तेमाल करके स्कल्पचर्स के द्वारा दिखाया गया है। इसके बाद अगर आप देखो तो जो सेकंड चेंज था वो बोधिसत्व में था। तो ये जो है ये विश्वास करते थे अटेंड एनलाइटनमेंट वाले लोगों पर, यानी बोधिसत्वास पर। और वंस दे अटेंड एनलाइटनमेंट दे कुड लिव इन कंप्लीट आइसोलेशन एंड मेडिटेट इन पीस। यानी वही बात है कि जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, आइसोलेशन में रह सकते हैं काफ़ी इजीली। बट ये ऐसा नहीं करते हैं, और ये इसी दुनिया में, मतलब इसी वर्ल्डली लाइफ में रहते हैं और लोगों की मदद करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। समझ गए ना बोधिसत्व का मतलब? बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए। इसके बाद वर्शिप जो है पॉपुलर हो जाती है। काफ़ी सारे बोधिसत्वाज की हमने चर्चा भी करी। ठीक है, तो ये तो अब आपको काफ़ी अच्छे से याद रह गया होगा। सॉल्व करिए इसे। सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है 2016 का। करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट? करेक्ट पूछा है। बोधिसत्व का कंसेप्ट हीन यान से के सेंट्रल है। बिल्कुल गलत है ना ये। कैसे बोल रहे हैं हीन यान? महायान, जो कि बाद में डेवलप हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है ये तो होने से रहा।
दूसरा कह रहे हैं ये कंपेसनेट वन है जो कि एनलाइटनमेंट के पाथ पर है। हाँ बिल्कुल है, एनलाइटनमेंट के पाथ पर है, बट ये डिले कर रहे हैं अपने सेलिब्रेशन को ताकि लोगों की हेल्प कर सके। तो दूसरा जो है वो अच्छा दोनों ऑप्शन में है। तीसरा क्या है? अच्छा तीसरा वही कह दिया जो मैंने बताया, बोधिसत्वा जो है ये अपने सेलिब्रेशन को डिले कर रहे हैं ताकि ये लोगों की मदद कर सकें। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 2 एंड 3। आगे बढ़ते हैं। ये भी सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है 2019 का, बहुत क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्व करते हैं वन बाय वन। पूछ रहे हैं फीचर्स क्या है महायान की, ठीक है, हीनयान की नहीं पूछ रहे हैं, महायान की पूछ रहे हैं, जो कि लाटर में डेवलप होती हैं। बस इतना याद रखो, काम बन जाएगा। डीइफिकेशन ऑफ बुद्धा, ट्रीडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वा यानी बोधिसत्वा के राह पर चलना, इमेज वर्शिप और रिचुअल्स। देखिए डीइफिकेशन का मतलब क्या होता है? किसी को भगवान का दर्जा देना। तो ये चीज तो थी ही ना, ऑब्वियस सी बात है, यही तो कोर फिलोसॉफी थी महायान की। तो फर्स्ट तो आएगा आंसर में। बोधिसत्वा यही तो सेंट्रल फिलोसॉफी है महायान की। तीसरा करें इमेज वर्शिप, बिल्कुल थी। आंसर क्या होगा? आई नो ये, आई होप आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर लोगे। आंसर इसका ऑप्शन डी है। सारी बातें यहाँ पे सही है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जो कि हमारे लास्ट लेक्चर से सॉल्व होगा। लास्ट लेक्चर में हमने सेंट्रल एशिया से आने वाले टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। तो देखिए क्या कह रहे हैं, अर्ली मेडिवल पीरियड में बुद्धिज्म डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, बुद्धिज्म का पतन होना शुरू हो जाता है, ऐसा क्यों? तो कह रहे हैं कि अर्ली मेडिवल टाइम तक, यानी आप समझ लो ना अप्रोक्स 10-12 सेंचुरी की बात कह रहे हैं। तो बुद्धिज्म जो है उस समय तक एक भगवान विष्णु के इनकारनेशन के रूप में माने जा रहे थे, गौतम बुद्ध, और इस कारण से वैष्णविज्म का पार्ट बन गया था। दूसरा कह रहे हैं कि जो सेंट्रल एशिया से आने वाले ट्राइब्स थे गुप्ता किंग के टाइम तक, इन्होंने हिंदुइज्म को अडॉप्ट कर लिया था और बुद्धिस्ट को ये प्रोजिक्यूट कर रहे थे। तीसरा कह रहा है कि जो गुप्त वंश के राजा हैं ये बुद्धिज्म के अगेंस्ट थे, स्ट्रांगली अगेंस्ट थे। कैसी बातें कर रहे हैं ये, स्ट्रांगली अगेंस्ट नहीं थे, ठीक है। तीन को एलिमिनेट कर दीजिए, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वन ओनली। अच्छा एक बात आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ये करो ये चीजें जरूर ऑब्जर्व करिए, ठीक है। देखिए क्या कह रहे हैं ये, जब इन्हें स्टेटमेंट को गलत बनाना रहता है तो स्ट्रांगली जैसे वर्ड यूज करते हैं। ये एक बार नहीं, आप बहुत बार देखोगे। ऐसे भी तो लिख सकते थे कि किंग्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वर अपोज टू बुद्धिज्म। स्ट्रांगली क्यों लिखा इन्होंने? क्योंकि किसी भी रूप में जो है वो स्टेटमेंट चैलेंज भी अगर हो तो कहीं किसी भी रूप में साबित ना हो जाए सही, क्योंकि एक आध एक्सेप्शन भी हो सकता हो, मे बी ना, भले यहाँ पे नहीं है बट मैं बता रहा हूँ। तो आप सोचो इसे ऐसे कि सेंट्रल एशिया से आने वाली सबसे फेमस ट्राइब कौन सी थी? कुषाण। कुषाण वंश के राजा कनिष्क के बारे में हमने पढ़ा कि ये काफ़ी ज़्यादा बुद्धिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, खास तौर से महायान को। तो दूसरा कैसे कह सकते हैं? तो इस कारण से दूसरा तो वैसे ही गलत हो जा रहा है। और ये बात भी बिल्कुल गलत है क्योंकि काफ़ी सारे जो रूलर्स हैं गुप्ता वंश के, ये बुद्धिज्म को डायरेक्ट सपोर्ट करते थे। जैसे अगर आप देखो तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि विक्रमादित्य था, उसके दरबार में फाहियान आता है। तो फाहियान ऐसे थोड़ी लिखता है कि वो बुद्धिज्म के अगेंस्ट है, वो तो सपोर्ट वाली बातें ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। देखिए निर्वाण के विषय में पूछ रहे हैं, निर्वाण का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या डिस्क्राइब करता है? तो अभी मैंने बताया निर्वाण का अर्थ क्या है, इच्छाओं का अंत। संस्कृत भाषा में अगर आप देखो निर्वाण, और पाली में देखो तो निब्बान। क्या अर्थ है? पेशेंस की एग्जीक्यूशन, एक्सटिंग्विशन, ठीक है, एक्सटिंग्विशन मतलब बुझ जाना। ये देखिए क्या पूछ रहे हैं, बुद्धिज्म और जैनिज्म के बीच क्या कॉमन है। अच्छा हम इसकी चर्चा लास्ट में करते हैं क्योंकि अभी हमें जैनिज्म पहले पढ़ लेना चाहिए, तब ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी इजीली हो जाएंगे। ये क्वेश्चन यूपीएससी सिविल सर्विसेज का है। दो स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट वाला बताना है। पूछ रहे हैं सदर्न इंडिया के जो इक्ष्वाकु राजा थे ये बुद्धिज्म के खिलाफ थे, एंटागोनिस्टिक थे। दूसरा कह रहे हैं जो पाल राजा है ईस्टर्न इंडिया के, पाल वंश के रूलर्स के बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा करी है, जिनमें गोपाल, धर्मपाल जैसे कई प्रतापी राजा शामिल हैं। ये बुद्धिज्म के पेट्रोन्स थे। तो अभी तो ये हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल बुद्धिज्म के पेट्रोन्स थे, बट ये बात गलत है। देखिए एंटागोनिस्टिक नहीं थे। इक्ष्वाकु वंश के बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट के लेक्चर में, आपको ध्यान होगा। श्री पर्वतीय थे ये, श्री पर्वतीय कहते हैं इन्हें पुराणों में। ये भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर वाला, श्री पर्वतीय, ठीक है। तो ये जो इक्ष्वाकु डायनेस्टी के रूलर हैं ये जैसा कि हमें पता है आंध्र प्रदेश वाले रीजन में थे, 3rd और 4th सेंचुरी के आसपास। और ये सेवाइट्स थे, बट वैदिक रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे, लेकिन बुद्धिज्म भी इनके टाइम पे काफ़ी अच्छे से फ्लरिश करता है। तो इस कारण से पहला जो है वो गलत है। दूसरा बिल्कुल सही है, काफ़ी सारी मोनिस्ट्रीज हम देखते हैं, उदांतापुरी हो गई, विक्रमशिला हो गई, डायरेक्ट सपोर्ट देखने को मिलता है बुद्धिज्म का। काफ़ी सारे फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर पाल वंश के राजाओं के दरबार में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अतीश दीपांकर। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। बहुत सारे जो ग्रीक, कुषाण और जो सकाज हैं इन्होंने बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया हिंदुइज्म के मुकाबले। ऐसा क्यों हुआ? बुद्धिज्म उस टाइम पे असेंडेंट थी, इसलिए, यानी खास तौर से देखने को मिल रही थी, इस कारण से ऐसा हुआ।
दूसरा कह रहे हैं कि इन्होंने जो है वो वॉर और वायलेंस यानी युद्ध की नीति को त्यागा, इस कारण से ये ज़्यादा सपोर्ट में आए। तीसरा कह रहे हैं जो कास्ट रिडन हिंदुइज्म थी ये अट्रैक्ट नहीं करती है इन्हें। चौथा कह रहे हैं बुद्धिज्म ईजियर एक्सेस देता है इंडियन सोसाइटी को। देखिए आंसर इसका ऑप्शन डी है। क्यों डी है? क्योंकि ये जो बाहर से आने वाले ग्रीक थे, कुशानास थे, सकास थे, इनको ईजियर एक्सेस चाहिए थी इंडियन सोसाइटी में, और ये मिल पाती थी इन्हें बुद्धिज्म के थ्रू। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई कास्ट डिस्टिंक्शन अलग से नहीं देखने को मिलता है, काफ़ी सिंपल लाइफस्टाइल है, तो सारी चीज़ें सॉर्टेड हैं एक तरीके से, तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि बुद्धिज्म में इन्हें ईजियर एक्सेस मिला ऑप्शन के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं। महायान बुद्धिज्म के तहत अवलोकतेश्वर को किस नाम से जाना जाता है? मैंने आपको बताया, काफ़ी फेमस है ये। अवलोकतेश्वर को पद्मपानी कहते हैं, और यही हमें देखने को मिलता है अजंता में। जैसे ये क्वेश्चन कौन सा है? 1997 का क्वेश्चन है। अब ये मैंने तो फ्रेम किया नहीं है, अब देखिए आप अवलोकतेश्वर के बारे में कैसे आगे चल करके रिपीट करते हैं। पद्म पानी के बारे में तो अवलोकतेश्वर को ही तो पद्म पानी कह रहे हैं, और ये जो पेंटिंग है कहाँ देखने को मिलती है? ऑब्वियस सी बात है, हम बात कर रहे हैं अजंता वाले पेंटिंग्स की। मैं चला गया था आपके लिए फ़ोटो लाने, ये आपने ज़रूर देखा होगा, ठीक है, समझ गए ना? अवलोकतेश्वर पद्म पानी के विषय में, अजंता के विषय में देखने को मिलेंगे। सिविल सर्विसेज में पूछ रहे हैं, भले आर्ट एंड कल्चर से एसोसिएट करके पूछ रहे हैं, बट हैं तो चीज़ें लिंक्ड ही आपस में। अब देखो यही चीज़, अच्छा बीपीएससी में कब पूछा है इन्होंने? हाँ, ये तो बहुत ही कॉमन सिस्टम है ना, स्टेट पीएससी में ज़रूर पूछते हैं सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन। ये बिहार की बात नहीं, हर स्टेट पीएससी में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जब आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे पीवाईक्यूज को। तो ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। महायान बुद्धिज्म में बोधिसत्व अवलोकतेश्वर को किस नाम, अच्छा ये क्वेश्चन हमने कर लिया ना, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने किया है अभी, पद्मपानी। फ्यूचर बुद्धा, ठीक है, फ्यूचर बुद्धा किन्हें कहते हैं? अभी हमने डिस्कस किया बोधिसत्व वाले लेक्चर में, जो फ्यूचर बुद्धा हैं यानी भविष्य में आएंगे इस दुनिया को बचाने। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा मैत्रेय बुद्धा। ये क्वेश्चन आप देखो, ये सिविल सर्विसेज में पूछा गया सवाल है। पूछ रहे हैं कि जो महायान सेक्ट है बुद्धिज्म का, ये किनके टाइम पे इमर्ज करता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी, 1st सेंचुरी एडी में जो देखने को मिली, ये कनिष्क के दरबार में, तो इसी टाइम पे महायान बुद्धिज्म का इमरजेंस देखने को मिलता है। ये सारी बातें यहाँ मैंने लिख दी हैं, काफ़ी आसानी से आप इन्हें रिवाइज कर लेंगे। तो इस कारण से इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश के राजा थे। देखिए टर्म वाले क्वेश्चन आते हैं सिविल सर्विसेज में, जिनमें आपको खास तौर से टर्म्स पूछा जाता है, खास बुद्धिज्म से एसोसिएटेड। ये आप देखोगे हमने काफ़ी सारा टर्म्स आपको प्रोवाइड कर दिया। निर्वाण का मतलब एनिहिलेशन ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर। सील का मतलब क्या होता है? तो सील का मतलब होता है जब कोई जो सामान्य व्यक्ति है ये अपने गृह को त्याग कर देता है रेनंसिएट बनने के लिए, भिक्षु बनने के लिए, तो उसे हम सील कहते हैं। उपसंपदा क्या होता है? उपसंपदा रहता है कि जिनमें, एक सेकेंड, हाँ, जब कोई व्यक्ति एंटर करता है भिक्षु बन के, तो वो जो प्रोसेस है वो कहलाती है उपसंपदा। इसके वस्सा है जो कि 3 मंथ का एक एनुअल रिट्रीट होता है। क्यों? क्योंकि रेनी सीजन के टाइम पे एक तरीके से भिक्षु जो हैं वो वस्सा को ऑब्जर्व करते हैं। इसके बाद उपोस्त होता है। उपोस्त का मतलब जब माइंड अगर डिफाइल हो गया है, माइंड में अगर गंदगी है तो उसे हम क्लीन करते हैं, वो कहलाता है, वो प्रोसेस कहलाती है उपोस्ट। इसके बाद पावरण है, जिनमें मंक्स अपनी कन्फेशन करते हैं, यानी जो भी उनसे गलतियां हुई हैं उन्हें कन्फेस किया जाता है इनके द्वारा रेनी सीजन के टाइम पे। और भी काफ़ी सारे वर्ड है, सारी लिस्टिंग मैंने दे दी। जैसे इसमें परमिता है। परमिता का मतलब क्या होता है? वैसे परफेक्शन जिनके अटेनमेंट्स बोधिसत्वा पाथ की ओर लेके जाते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, ये वैसे तो बुद्धिज्म से डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है, बट बोधिसत्वा से एसोसिएटेड है, और ये हमने हर्षवर्धन की चर्चा करी थी। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, ये बहुत डिटेल में बताया था कि रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शी का ये जो 3 पुस्तकें ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है। हर्षचरित नहीं लिखी गई है, ठीक है? हर्षचरित इनके दरबारी कवि बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। तो ये जो किताबें हैं इनमें एक किताब काफ़ी फेमस है हर्षवर्धन की, इसका नाम है नागानंद। ये जो नागानंद है ये बोधिसत्वा की स्टोरी से डील करता है, और उस बोधिसत्वा का नाम है जिमूत वाहन। ठीक है, आंसर क्या है? जिमूत वाहन। ये चीज़ है, काफ़ी सारी जो साइड बुक्स हैं उनमें ये कवर्ड है ये फैक्ट, जैसे पूनम मेम वाली बुक में भी है, और इसके बाद हायर स्टडीज़ वाली बुक्स में भी है। अगला देखिए, महाभिनिष्क्रमण के बारे में पूछ रहे हैं, किस इवेंट को कहते हैं? तो ऐसे क्वेश्चन मैंने कहा ज़्यादा मैं कवर नहीं करूंगा, बट स्टिल हमने काफ़ी सारे सवाल लिए हैं। तो महाभिनिष्क्रमण का मतलब, महाभिनिष्क्रमण का मतलब होता है घर से डिपार्चर करना। निष्क्रमण समझाया था नहीं है मैंने, संस्कृत के वर्ड से।
लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहते हैं ये तो मुझे बताने की नीड नहीं, आई नो। आगे देखिए, हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये कह रहा है कि वर्णा के विषय में जो चर्चा है किनके बीच, अवंतीपुत्र और कच्छन के बीच। कच्छन कौन है? तो ये बुद्ध के शिष्य हैं। ये किस टेक्स्ट में देखने को मिलता है, किस पुस्तक में? मध्यमा निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय या अम्बथ सूत्र? तो ये CDS CAPF की पुरानी रीत है, कोई नई रीत नहीं है कि NCERT के बॉक्सेस से क्वेश्चन बनाते हैं। अब तो सिविल सर्विसेज में भी अगर आप देखो तो ट्रेंड शिफ्ट कर रहा है, थीम्स NCERT से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसलिए हम इन्हें भी कवर कर रहे हैं। तो ये जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है पाली में, नाम है मध्यमा निकाय। मध्यमा निकाय अगर आप देखो तो ये डायलॉग है किनके बीच का? तो अवंतीपुत्र और इनके जो डिसाइपल हैं कच्छन, बुद्ध के जो डिसाइपल है कच्छन, इनके बीच। तो ये बताते हैं कि बुद्धिस्ट का क्या एटीट्यूड रहा वर्णा के बीच। काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अवंतीपुत्र के द्वारा कच्छन को, ठीक है, जिनमें कास्ट कौन से अच्छे हैं, कौन से लो हैं, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि वर्णा के विषय में ये जानकारी ले सकें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, मध्यमा निकाय। थोड़ा आर्ट एंड कल्चर भी हम कवर कर रहे हैं तो स्तूपाज के विषय में भी डिस्कस करते हैं। वैसे तो स्तूपाज पर काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं तो उन्हें हम कवर करेंगे ही। तो क्या कह रहे हैं? अशोका प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन पॉपुलराइजिंग द स्तूपा कल्ट। दूसरा कह रहे हैं ये रिलिक्स के रिपोजिटरीज हैं बुद्धा के। तीसरा कह रहे हैं ये रूरल एरियाज में लोकेटेड है। चौथा कह रहे हैं ट्रेड रूट्स में थे। देखिए ये गलत है। तीसरा, रूरल एरियाज में खास तौर से लोकेटेड नहीं देखने को मिलेंगे, बल्कि जो ट्रेड रूट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट जगह हैं, उनमें आपको स्तूपास देखने को मिलेंगे। तो स्तूपास हम सेपरेट डिस्कस कर लेंगे क्योंकि स्तूपास पर काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं लिटरली, और जिनमें अगर आप देखो तो अभी रिसेंटली सिविल सर्विस में भी क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें कह रहे हैं स्तूपा बुद्धिस्ट था ओरिजिन में। ये बात गलत है और ये थीम्स NCERT में भी है, हमने पढ़ा भी है। देखिए इन चीज़ों को रटना नहीं है, आप एक बार अच्छे से समझ लेंगे कि कौन सी बातें क्यों लिंक्ड हैं तो आधे से अधिक काम हो जाते हैं। जैसे अभी महायान और हीनयान है, क्या अब आपको इनके बीच कन्फ्यूजन रहेगी? हीनयान पहले आई, अब पहले आई तो ऑब्वियस सी बात है कि उनमें आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा, ये एलिमेंट शामिल नहीं रहेंगे। गॉड को बुद्धा को गॉड के रूप में नहीं देखा जाएगा। बट अगर आप आगे चल करके देखोगे महायान में तो इन्हें गॉड के रूप में देखा जाएगा। तो इस तरीके से लिंकेज आपको बनानी है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत टफ क्वेश्चन है और सबसे शानदार भी है। कह रहे हैं कि जो बुद्धा की बायोग्राफी है ये बुद्धिस्ट लिटरेचर का एक खास योगदान इनमें है। तो सबसे फुल फ्लेजेड बायोग्राफी कौन सी है बुद्धा की? कंप्लीट बायोग्राफी जिसे कहते हैं। ललित विस्तार, मिलिंद पन्हो, सरीपुत्र प्रकरण और अवदान शतक। आंसर इसका UPSC ने दिया है ऑप्शन ए, ललित विस्तार। तो मिलिंद पन्हो और ये सब तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे। मिलिंद पन्हो की अगर आप बात करोगे तो ऑब्वियस सी बात ही मिनेंडर वगैरह से एसोसिएटेड है। बुद्धा की कंप्लीट बायोग्राफी नहीं देखने को मिलेगी। ये जो अवदान शतक है ये नोबल डीड से एसोसिएटेड है, अच्छे कर्मों से। अच्छा, ऐसे ध्यान रखना ये विस्तार है, ठीक है, कंप्लीट बायोग्राफी है, विस्तार से। सर एडविन आर्नोल्ड बुक द लाइट ऑफ एशिया किस पर आधारित है? दिव्यदान पर, ललित विस्तार पर, सुत्त पीटक पर या अभिधम पीटक पर? देखिए जो ये लाइट ऑफ एशिया है ना, थोड़ा इसे समझते हैं। ये एक पोयम था जो कि एडविन आर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया 1879 में। तो ये बेसिकली ललित विस्तार का एडेप्टेशन है। तो ललित विस्तार वो पुस्तक है जिसमें गौतम बुद्ध की स्टोरीज हैं और गौतम बुद्ध के जो लाइफ इवेंट्स हैं वो कंप्लीट बायोग्राफी के रूप में देखने को मिलते हैं। तो ये संस्कृत टेक्स्ट है जो कि 2nd-3rd सेंचुरी के बीच कंपोज की गई थी। इसी से साबित होता है ये एक कंप्लीट एक ऐसा टेक्स्ट है जो कि बुद्धाज के लाइफ को स्टैब्लिश कर देता है लाइट ऑफ एशिया के रूप में। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि ये हम बात कर रहे हैं ललित विस्तार की। तो अगर आप ये क्वेश्चन करके जाते तो इस तरीके के क्वेश्चन फिर हो जाएंगे, क्योंकि केवल क्वेश्चन का आंसर करना इनफ नहीं है। जब आप इस क्वेश्चन को करो तो इसका कॉन्टेक्स्ट समझो। लाइट ऑफ एशिया कह रहे हैं आधारित है ललित विस्तार पर, क्यों? क्योंकि ये बायोग्राफी है, इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है बुद्धा की। तो इसके आधार पर ही ना हम इस्टेब्लिश कर पाएंगे ये लाइट ऑफ एशिया है। एशिया के प्रकाश पुंज। देखिए UPSC का क्वेश्चन है, CAPF का। गौतम बुद्धा की फोस्टर मदर कौन थी? फोस्टर मदर का नाम था महाप्रजापति गौतमी। तो ये जो महाप्रजापति गौतमी हैं और माया, ये दोनों सिस्टर्स रहती हैं। तो माया के ही पुत्र रहते हैं गौतम बुद्ध, जिनके बुद्ध के जन्म के कुछ समय के पश्चात ही जो है इनकी माँ की डेथ हो जाती है। इस कारण से जो है महाप्रजापति गौतमी जो है ये फोस्टर मदर के रूप में लालन पालन का काम करती हैं। मिलिंद पन्हो वाला सवाल हमने कवर किया था, क्या होगा इसका आंसर? ऑब्वियस सी बात है, हम बात करें नागसेन की। हाँ ये क्वेश्चन देखिए अपने आप में कितना यूनिक है। पूछ रहे हैं कि 8 डिफरेंट फेजेस हैं एग्रीकल्चर के, किस रिलीजियस टेक्स्ट में ये बात देखने को मिलती है? तो मैंने आपसे कहा लिटरेचर का अपने आप में योगदान है, ठीक है। लिटरेचर एक ऐसा टॉपिक है खासतौर से एंशियंट इंडिया में
जिनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। आप किसी भी पेपर को उठा करके देखोगे लिटरेचर के ऊपर ही वो क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। तो इसलिए हम इसे सेपरेट में कवर कर लेंगे, बट फिलहाल फिर भी हम इसे पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो 8 जब डिफरेंट फेजेस की आप बात करोगे तो ये अगेन आपको मिलिंद पन्हों में ही देखने को मिलेंगे। जो मिलिंद पन्हों पुस्तक है जो मिनेंडर से एसोसिएटेड है, इनमें आप देखोगे तो 8 अलग अलग स्टेजेस बताते हैं ये एग्रीकल्चर के, किस तरीके से वीड्स को हटाना है और फाइनल हार्वेस्टिंग करनी है। तो कंप्लीट क्लैरिटी इसमें बताते हैं। तो ना केवल ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है बल्कि कुछ इस तरीके की यूनिक बातें भी देखने को मिलती हैं। जबकि अवदान शतक की बात करोगे, अभी मैंने डिस्कस किया अवदान यानी नोबल डीड्स, तो नोबल डीड्स के विषय में ये है, यानी अच्छे कर्मों के ऊपर है अवदान शतक। आर्य मंजूश्री मूल कल्प, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, अभी पूछा गया है एग्जाम में रिसेंटली। तो ये जो आर्य मंजूश्री मूल कल्प हैं ये आपके तांत्रिक बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है, मंजूश्री बोधिसत्वा से एसोसिएटेड है। ये क्वेश्चन वैसे भी सीडीएस में पूछा गया था, यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ शॉर्ट में। पूछा गया था कि असुघोष के द्वारा कौन सी किताब नहीं लिखी गई है। लास्ट लेक्चर में हमने ये कवर भी किया था वैसे। तो इसमें थे ऑप्शन सरीपुत्र पराकरण, बुद्ध चरित, सौंदर नंदन, मंजूश्री मूलकल्प। तो देखिए सरीपुत्र पराकरण लिखा गया है, बुद्ध चरित तो सबको पता है लिखा ही गया है, सौंदर नंदन भी मैंने आपको बताया, सौंदर नंदन भी असुघोष के द्वारा लिखा गया है, बट आर्य मंजूश्री मूलकल्प नहीं लिखा गया है। तो वैसे ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया सीडीएस में। तो ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो फिर हमें इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि ये रिपीट करते हैं खास तौर से लिटरेचर वाले जो टॉपिक्स हैं वो। अच्छा ये क्वेश्चन अगर आप देखो तो लगातार आई थिंक 2 साल ये पूछा गया था सिविल सर्विसेज में। तो ये पूछ रहे हैं कि जो गौतम बुद्ध का जीवन है वो किस किंगडम से एसोसिएटेड था, अवंती, गांधार, कौशल या मगध। अगर आप थोड़ा सा मैप ऑब्जर्व करो तो हमें पता है कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ, ठीक है, लुम्बिनी में। इसके बाद कुशीनगर वगैरह से ये जुड़े रहे हैं। पहला उपदेश कहाँ दिया गया, सारनाथ में। तो ये सारे वाला ये पूरा पार्ट है, ठीक है, मेजरली अगर हम देखें तो जिनमें गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया और ये लाइफ इनके एसोसिएटेड थे लाइफ से। बट अगर आप गांधार देखो तो ये बिल्कुल आपको पाकिस्तान वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। इसके बाद अवंती भी अगर आप देखें तो काफ़ी जो मेजर सेंटर जो है नॉर्दर्न पार्ट वाला, इससे हट करके देखने को मिलेगा। इस कारण से यूपीएससी ने जिसका आंसर दिया फर्स्ट सेकंड नहीं दिया है, ठीक है। कौशल और मगध ये तो होंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। तो आंसर इसका ऑप्शन सी है, कौशल और मगध। देख लेते हैं मैप में, एक सेकेंड। तो मगध में ही राजगिरी है, तो ऑब्वियस सी बात है बुद्धा से एसोसिएटेड रहेगा। ये देखिए कौशल, अयोध्या वाला पार्ट। तो ये क्वेश्चन अगर आप बिना मैप के सॉल्व करने का प्रयास करोगे तब तो फिर होने से रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें ये नहीं पूछ रहे हैं पहला उपदेश कहाँ दिया गया था, सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया गया था वो पूछ रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो उपदेश है सबसे ज़्यादा उपदेश है वो श्रावस्ती में दिया गया था। पहला उपदेश कहाँ दिया गया था, सारनाथ में। अगला पूछ रहे हैं कौन से कंटेम्प्रेरी नहीं थे, तो ये क्वेश्चन हमने कवर किया था, बट फिर से हम दोबारा कवर कर लेते हैं। देखिए गौतम बुद्ध, मिलिंद, बिंबिसार, प्रसेनजीत, ये हमारे 4 ऑप्शन हैं। ये जो राजा मिलिंद है, मिनेंडर, ये काफ़ी बाद में आते हैं, ठीक है, 1st-2nd सेंचुरी के आसपास। बट ये जो कंटेम्प्रेरी लोग हैं यानी जो बुद्धा हैं, ये तो 6th सेंचुरी BC से एसोसिएटेड हैं। काफ़ी बाद का टाइम पीरियड मिलिंद का देखने को मिलता है। अच्छा इनमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना, बिंबिसार वगैरह ध्यान तो है, रिवीजन करते चलना है आपको। प्रसेनजीत की भी हमने बात करी थी। कहाँ के राजा थे ये कमेंट करके आप बताइए, तो आपको रिवीजन बहुत ज़रूरी है। प्रसेनजीत किस महाजन पद के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिविल सर्विसेज 2003 का क्वेश्चन है और 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। हालांकि ये अभी हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी के वर्धमान महावीर के विषय में, तो हम और डेप्थ में पढ़ेंगे ना। कह रहे हैं कि जो वर्धमान महावीर की मदर है ये डॉटर थी लिच्छवी की राजा चेटक की। दूसरा कह रहे हैं कि जो गौतम बुद्ध की मदर है ये प्रिंसेस थी कौशल डायनेस्टी से, कौशल अभी हमने देखा ना मैप में। तीसरा कह रहे हैं जो पार्श्वनाथ है कि 23rd तीर्थंकर थे और बनारस से अपना संबंध रखते थे। तो देखिए पहला गलत है, बाकी के सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी 2 और 3। क्यों गलत है वो समझते हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे महावीर के विषय में, लॉर्ड महावीर के विषय में। तो त्रिशला जो है, जो कि इनकी मदर का नाम है त्रिशला, ये लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी, ठीक है, सिस्टर थी, सिस्टर। तो समझ आ गया ना, ये डॉटर नहीं थी, ठीक है, सिस्टर थी। थोड़ा बुद्धिस्ट मुद्राज के विषय में पढ़ लेते हैं। मुद्रा का मतलब क्या होता है, पोस्चर होता है ना, ये नॉन वर्बल मोड है कम्युनिकेशन की, यानी इसमें आप बोलने का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो किसी भी वर्बल कम्युनिकेशन का, केवल हाथों के माध्यम से एक्सप्रेस कर रहे हो अपने गेस्चर्स को और फिंगर पोस्चर्स के माध्यम से एक्सप्रेस कर रहे हो। तो इनमें जो पहला है वो है धर्म चक्र मुद्रा। तो धर्म चक्र मुद्रा का मतलब क्या है, व्हील ऑफ धर्मा। ये सिंबलाइज करता है गौतम बुद्धा की फर्स्ट सरमन की प्रीचिंग को। जैसा कि हमने बताया भी अभी आपको कि धर्म चक्र परिवर्तन,
ये जो वर्ड है ये एसोसिएटेड है गौतम बुद्ध की फर्स्ट प्रीचिंग से, पहले उपदेश से, पहले सरमन से। आगे भूमि स्पर्श मुद्रा, तो अभी हमने इसकी चर्चा करी थी, आपको ध्यान होगा जब गौतम बुद्ध ऐसे अपने मेडिटेशन में बैठे होते हैं तो उस टाइम पे उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मारा आ रही होती हैं, ठीक है। तो मारा को जब ये ओवरकम कर जाते हैं, उनके डिस्ट्रैक्शन से ये ऊपर उठ जाते हैं, कब, जब ये अर्थ को विटनेस के लिए बुलाते हैं उस टाइम पे, तो वो मुद्रा कहलाता है भूमि स्पर्श, भूमि को स्पर्श कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। इसके बाद वराद मुद्रा है। वराद मुद्रा का मतलब क्या है, वही बात है कि एक जो विश है उसकी अकम्प्लिशमेंट देखने को मिल रही है, तो ह्यूमन सेल्वेशन से एसोसिएट करके। ध्यान मुद्रा, इसके बाद अभय मुद्रा है। तो ये मथुरा के स्कल्पचर्स में आपको ज़्यादातर जो बुद्ध की मूर्तियां हैं वो अभय मुद्रा में देखने को मिलेंगी। इसके बाद वज्र मुद्रा है, अभी मैं आगे इमेजेस भी दिखाऊंगा। वितर्क मुद्रा है, उसके वितर्क का मतलब क्या होता है, तर्क वितर्क, डिस्कशन। करण मुद्रा है, जो ऑब्स्टेकल्स हटाते हैं। अंजलि मुद्रा, अंजलि का मतलब नमस्कार होता है ना, किसी चीज को अर्पण करना, ठीक है, वो होता है अंजलि का मतलब। क्या कह रहे हैं ये पढ़िए अच्छे ध्यान से, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। कह रहे हैं कि इन द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट बुद्धाज इमेजेस आर लार्जली कार्व्ड इन। तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में जो बुद्धा की इमेजेस हैं ये हमें किस मुद्रा में देखने को मिलेंगी, तो आंसर क्या होगा इसका, अभी हमने डिस्कस किया अभय मुद्रा में। तो आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस भी हम कवर करते हुए चल रहे हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा के बारे में पूछा गया। भूमि स्पर्श मुद्रा में पहले कह रहे हैं कि बुद्धाज की कॉलिंग है अर्थ की, ताकि वो देखे मारा को और उन्हें रोकें मेडिटेशन में डिस्टर्ब करने से। दूसरा कह रहे हैं कि बुद्धाज अर्थ को बुला रहे हैं ताकि वो उनकी प्योरिटी और चेस्टिटी को देख सकें, कि इवन मारा भी भले ही टेम्प्ट कर रही है, डिस्ट्रैक्ट कर रही है, बट ये बिल्कुल प्योर और चेस्टाइट है, इस तरीके की बात देखने को मिल रही है। तीसरा कह रहे हैं कि बुद्धा अपने फॉलोवर्स को ये याद दिलवा रहे हैं कि वो सारे ही जो है अर्थ से ही एराइज होते हैं और फाइनली अर्थ में ही मिल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है वो ऑब्वियस सी बात है, आंसर बी होगा। ऐसा नहीं कि ये रोकने के लिए बुला रहे हैं, मेडिटेशन में डिस्टर्बेंस को रोकने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, हमने पढ़ा था, ठीक है। बेसिकली ये बुला रहे हैं कि वो विटनेस करें, डिस्पाइट द टेम्पटेशंस ऑफ मारा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। देखिए क्या कह रहे हैं, उस मुद्रा का नाम बताइए जो कि गांधार इमेज में देखने को मिलती है और ये फर्स्ट सरमन को रिप्रेजेंट करती है। फर्स्ट सरमन नाम से ही आपके ध्यान में आ जाना चाहिए, धर्म चक्र परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ये है वो मुद्रा, ठीक है, ये वाली मुद्रा। मैं आपको 2 क्वेश्चंस दूंगा जिससे साबित हो जाएगा आप लेक्चर्स को बिल्कुल अटेंटिवली फॉलो कर रहे हो। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना है आपको। दूसरा क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिविल सर्विसेज का है। आपको वही टेक्स्ट दिए गए और बताना है कौन कौन से जैन टेक्स्ट हैं। तो पहला कह रहे हैं नेटी प्रकरण है, दूसरा परिशिष्ट पर्व है, तीसरा अवदान शतक है और चौथा है त्रिषष्टि लक्षण महापुराण। तो ये अभी हमने चर्चा करी है। इनमें अगर आप अवदान लिटरेचर्स को भी एलिमिनेट कर देते हो, जो कि हमने देखा अवदान शतक हो या दूसरे अवदान टेक्स्ट हो, सारे बुद्धिज्म से एसोसिएटेड हैं। तो अगर आप अवदान शतक को भी एलिमिनेट कर रहे हो तो आंसर आपका निकल करके आ जाएगा ऑप्शन बी, 2 and 4 ओनली। नेटी प्रकरण के विषय हमने ऑलरेडी कवर किया है, ये देखिए इनमें नेटी प्रकरण है, विशुद्धि मग है, दीपवंसा, महावंसा, निदान कथा, ये सारी नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट हैं। अच्छा, सिविल सर्विसेज में और भी क्वेश्चन पूछे गए, वो भी कवर करते हैं। हिस्टोरिकल पर्सन थे, बताना है किस काम से ये जाने जाते हैं। आर्यदेव जैन स्कॉलर, दिगनाग बुद्धिस्ट स्कॉलर, नाथ मुनि वैष्णव स्कॉलर। देखिए जो आर्यदेव है ना, ये भी बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं। आइए चर्चा कर लेते हैं कुछ बुद्धिस्ट राइटर्स, बुद्धिस्ट स्कॉलर की। सबसे पहले आते हैं अशोघोष। अशोघोष ने लिखी है बुद्ध चरित, और भी पुस्तकें लिखी हैं जिनकी हमने चर्चा ऑलरेडी की हुई है। कनिष्क के दरबार में थे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, बहुत बार पूछा भी गया है। नागार्जुन की हमने बात करी, ये माध्यमिका स्कूल के फाउंडर हैं, ठीक है, और ये गौतमीपुत्र सातकर्णी के फ्रेंड भी थे, कंटेम्पररी भी थे। इनकी सबसे जो प्रमुख पुस्तक है उनका नाम है मूल माध्यिका करिका। तो ये क्वेश्चन सीएपीएफ में पूछा गया आई थिंक। माध्यमिका करिका पुस्तक के लेखक कौन है, नागार्जुन। आगे देखिए, असंग और वसुबंधु, ये 2 भाई हैं और योगचार स्कूल में, जिसे विज्ञानवाद स्कूल कहते हैं, इनका इनमें अहम योगदान है। वसुबंधु की सबसे जो फेमस बुक है उसका नाम है अभिधर्म कोश। वसुमित्र अलग है, ठीक है, उसकी चर्चा हमने पहले करी है, वो कंफ्यूज आपको नहीं करना है यहाँ पे। वसुबंधु की हम बात कर रहे हैं। वसुबंधु एक बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं और इन्होंने अभिधर्म कोश लिखा है, जो कि एक काफ़ी फेमस इंसाइक्लोपीडिया के रूप में माना जाता है। इसके बाद अगर आप देखो बुद्ध घोष, तो बुद्ध घोष जो है ग्रेट पाली स्कॉलर थे और ये भी अगेन अपने विशुद्धि मग्ग नाम की पुस्तक के रूप में जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ स्कॉलर कवर करते हैं। दिगनाग के बारे में पूछा गया सिविल सर्विसेज में, और ये 5th सेंचुरी के काफ़ी फेमस बुद्धिस्ट लॉजिक के स्कॉलर थे।
धर्म कीर्ति की अगर हम बात करें तो ये भी काफ़ी फेमस बुद्धिस्ट लॉजिशियन थे 7th सेंचुरी के। चंद्र कीर्ति हैं, ये भी काफ़ी फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में इनका संबंध था, वहाँ पे ये पढ़ाते थे, स्कॉलर थे और नागार्जुन के डिसाइपल थे चंद्र कीर्ति। ठीक है, आर्यदेव की बात करते हैं तो आर्यदेव नागार्जुन जैसा कि हमने देखा इनके ये शिष्य हैं आर्यदेव। ध्यान रखिएगा अभी सिविल सर्विस में ये पूछा गया, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा करेक्टली पूछा है ना, तो 2 पेयर यहाँ पे करेक्टली मैच है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग प्रिजाइडेड ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द राइन ऑफ कनिष्का। तो ये हमने डिस्कस किया है, आंसर क्या होगा, वसुमित्र। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल की हमने चर्चा करी, 1st सेंचुरी एडी में हुई कश्मीर में कनिष्क के पेट्रोनेज में, और वसुमित्र जो है ये प्रिजाइड करते हैं उस टाइम पे, अध्यक्ष के रूप में होते हैं वसुमित्र। तो ये क्वेश्चन रिपीट है क्या, हाँ ये क्वेश्चन तो अभी हमने इसकी चर्चा कर ही ली। ठीक है, आंसर क्या होगा, कनिष्क। अच्छा ये अलग क्वेश्चन है, प्लीज वेट। हाँ देखिए इन्होंने क्या कहा, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि कश्मीर में हुई, किस राजा के राइन में हुई। एक्चुअली मैं इसलिए कंफ्यूज हो गया, ये क्वेश्चन आप देखो 2001 में पूछा गया है, ठीक है, सिविल सर्विसेज में, और सेम क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 2001 में ही पूछा गया है, बट अलग तरीके से पूछ रहे हैं उस टाइम पे राजा कौन थे। तो राजा कौन थे 1st सेंचुरी एडी में, कनिष्क थे। ठीक है, कनिष्क कुषाण वंश के राजा। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल देख लीजिए आप, 72 एडी में हुई कुंडलवन में, कुंडलवन कश्मीर में, जिसकी अभी हमने चर्चा करी थी। और इस टाइम पे वसुमित्रा जो है ये प्रेसिडेंट थे, ये हेड थे, अध्यक्ष थे इस काउंसिल के। बुद्धिज्म के एक्सपेंशन में किन्होंने योगदान नहीं दिया, हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक या पुष्यमित्र शुंग। देखिए आसान क्वेश्चन है, आप पहले अटेम्प्ट करिए इसे, इसकी हमने चर्चा करी है। हर्षवर्धन हमने देखा, प्रयाग असेंबली भी इन्होंने बुलाई है। उसके बाद कनिष्क की हमने चर्चा करी, कनिष्क का काफ़ी बड़ा योगदान है खासतौर से महायान बुद्धिज्म की फिलोसॉफी में। अशोक के बारे में पूरी आइडियाज़ ही जो है वो धम्म फिलोसॉफी पर आधारित है, बट पुष्यमित्र शुंग का कोई योगदान अलग से नहीं देखने को मिलता बुद्धिज्म के एक्सपेंशन में। पुष्यमित्र शुंग कौन है, तो शुंग एम्पायर के राजा हैं। शुंग एम्पायर की एक तरीके से स्थापना इन्होंने करी पुष्यमित्र शुंग ने, और इन्होंने बुद्धिज्म को प्रोजिक्यूट किया, और ये हिंदुइज्म के फॉलोवर थे। तो इस कारण से अगर आप देखो तो इनका डायरेक्ट योगदान नहीं देखने को मिलता बुद्धिज्म में। ये क्वेश्चन झारखंड पीएससी में पूछा गया है, पहले आप अटेम्प्ट करिए। पूछ रहे हैं सल्तनत पीरियड में, यानी अप्रोक्स आप कह लो 12th सेंचुरी के आसपास वाला टाइम पीरियड है, 10th 12th सेंचुरी के बाद का। तो उस टाइम पे किस तरीके की बुद्धिज्म थी, तो हमने ये डिस्कस किया था कि 10th सेंचुरी से ही जो आपको शुरुआत देखने को मिलने लगती है किस बुद्धिज्म की, वज्रयान की। ठीक है, तो जो वज्रयान बुद्धिज्म है ना, यही सल्तनत पीरियड में एग्जिस्ट कर रहा था, और ये एक तरीके का तांत्रिक बुद्धिज्म था। वही सब बातें हैं, मंत्राज तंत्राज, इनका बहुत ज़्यादा यूज देखने को मिला इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन से जो पहले बुद्धिस्ट मंक हैं ये चाइना भेजे गए 1st सेंचुरी एडी में। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसका जो आंसर है वो नागार्जुन। नागार्जुन की हमने चर्चा करी है माध्यमिका कारिका के रूप में। ये भारत के आइंस्टीन के रूप में माने जाते हैं, इंडियन आइंस्टीन है ये। और माइथोलॉजीज के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो सबसे पहले जो है ये चाइना जाते हैं, और नागार्जुन ये चाइना ट्रेवल इसलिए करते हैं ताकि ये बुद्धिज़्म को प्रीच कर सके। ये क्वेश्चन सीएपीएफ में भी पूछा गया, माध्यमिका कारिका के ऑथर कौन है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखो शून्यवाद फिलोसॉफी डायरेक्ट पूछ रहे हैं ये यूपीपीएससी में, तो शून्यवाद फिलोसॉफी के फाउंडर कौन है, गलतियां नहीं करनी है, नागसेन नहीं होगा, नागार्जुन होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज का है, पावरण का अर्थ पूछ रहे हैं, तो अभी हमने इसकी चर्चा करी। काफ़ी बड़े ऑप्शन हैं, ये आप पढ़ लेना काफ़ी आसानी से। हम डायरेक्ट इसकी बात करते हैं, आंसर इसका ऑप्शन डी है। तो क्या होता था ना कि जो मंक्स हैं वो गैदर करते थे, एक जगह जमा होते थे आषाढ़ माह के अगले दिन, यानी फुल मून जब होती थी आषाढ़ में उसके अगले दिन, ताकि ये एक तरीके से अपनी जो अबोर्ड है, अपनी एक तरीके से आवास है, उसे डिसाइड कर सकें, क्योंकि रेनी सीजन में तो इन्हें रहना पड़ेगा किसी घर में अबोर्ड में। ठीक है, तो इस कारण से वो प्रोसेस जो है पावरण, नहीं एक सेकेंड, ये गलत है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। यहाँ आई थिंक यहाँ पे मिस्टेक है, आंसर इसका ये डी नहीं होगा, आंसर इसका ऑप्शन बी होगा ना। अभी तो हमने चर्चा करी है कि रेनी सीजन के टाइम पे कन्फेशन करते हैं मंक्स। हाँ ये देखिए, पावरण का मतलब क्या है, मंक्स कन्फेशन कर रहे हैं, यानी एक तरीके से एडमिट कर रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या गलतियां करी हैं, क्या क्या ऑफेंसेस कमिट करे हैं रेनी सीजन के टाइम पे। वो मैं ऑप्शंस पढ़ता तो मुझे तुरंत समझ में आ जाता वैसे भी। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें मतलब भूले नहीं भुलाई जा सकती, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल टिप्स पे हो जाती हैं पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, इसमें कुछ अलग से नहीं है, आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। अगला देखिए सिविल सर्विसेज का ही क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है थोड़ा। 8 फोल्ड पाथ यानी अष्टांगिक मार्ग का जो कंसेप्ट है
ये किस पुस्तक की थीम है? दीपवमसा, दिव्यदान, महापरिनिर्वाण या धर्म चक्र प्रवर्तन? तो इसका आंसर है धर्म चक्र प्रवर्तन। तो इसकी हमने चर्चा करी। ये फर्स्ट सरमन को दिखाता है, गौतम बुद्ध के पहले उपदेश को दिखाता है ज्ञान प्राप्ति के पश्चात। और पहले ही सरमन में इन्होंने 4 नोबल ट्रुथ की बात करी है, 4 आर्य सत्य की, और इसके बाद 8 फोल्ड पाथ की बात करी है। क्यों? क्योंकि देखिए दुख तो बता दिए कि हाँ ये दुख है, मानव जीवन में सफरिंग्स रहती हैं, उनको निवारण के लिए क्या करना होगा? 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये इन्होंने अपने उपदेश में बताया। सेकेंड, हाँ। तो इस कारण से आप देखोगे तो 8 फोल्ड पाथ का जो कंसेप्ट है ये धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में देखने को मिलेगा, जो कि फर्स्ट सरमन को रिप्रेजेंट करता है। अब इतनी देर रुक गए हैं तो थोड़ी देर और रुक जाइए, ठीक है, कंप्लीट पढ़ करके जाइए। जैनिज्म को डिस्कस करते हैं, और यहाँ से भी काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं, बट ये बुद्धिज्म के मुकाबले थोड़ा छोटा टॉपिक है। देखिए अर्ली जैन लिटरेचर्स की बात करते हैं, तो क्योंकि लिटरेचर्स के बिना जो है समझना किसी भी टॉपिक को मुश्किल है। तो जो सेक्रेड बुक है जैन की, वो कहलाती है आगम। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगम या सिद्धांत कहते हैं इन्हें। और जो अर्लीस्ट टेक्स्ट है जैनिज्म की, ये प्राकृत भाषा में देखने को मिलेंगी। वही बात मैंने आपको बताई कि गौतम बुद्ध जो है पाली भाषा में कम्युनिकेट करते थे, जबकि जो महावीर जी हैं ये प्राकृत भाषा में कम्युनिकेट करते थे, जो कि आम बोलचाल की भाषा थी, और इसकी हमने चर्चा भी करी थी। कंपाइलेशन जैसे आकरांग सूत्र, सूत्र कृतंग, कल्प सूत्र, इन्हें अर्ली टेक्स्ट का हम पार्ट मानते हैं। और 3rd सेंचुरी तक अगर आप देखो आते आते, तो 2 पार्ट में, 2 सेक्ट्स में जो है डिवाइड हो जाती है जैनिज्म, जिनमें दिगंबर है और दूसरा श्वेतांबर है। अच्छा, कुछ टेक्स्ट की बात करते हैं। तो 9th सेंचुरी का टेक्स्ट है जीन सेन और गुणभद्र का, इन्होंने लिखा है त्रिषष्टि लक्षण महापुराण, जो सिविल सर्विसेज में पूछा गया। तो ये जैन टेक्स्ट है, तो इनमें काफी सारे डिस्कशंस है। इसी तरीके से 12th सेंचुरी की काफी फेमस पुस्तक है परिशिष्ट प्रवर्तन, ये भी पूछा गया सिविल सर्विसेज में। तो ये लिखा गया हेमचंद्र जी के द्वारा, तो ये भी अगेन जैनिज्म से एसोसिएटेड है। थोड़ा तीर्थंकर के विषय में चर्चा करते हैं, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है। 2 वर्ड से बना है, देखिए इसमें क्या क्या है। तीर्थ का मतलब होता है पिलग्रिमेज, इसमें एक वर्ड है संसार से भी एसोसिएटेड है, अंकर का मतलब संसार है यहाँ पे, जो कि वर्ल्डली लाइफ को दिखाता है। तो जो तीर्थ होती है ना, जो यात्रा होती है, धार्मिक यात्रा, पिलग्रिमेज जिसे कहते हैं, उनके ओरिजिनेटर को हम तीर्थंकर कहते हैं। तो 24 तीर्थंकर देखने को मिलते हैं जैन धर्म में, और इनमें अगर आप पहले तीर्थंकर का नाम देखो तो ऋषभनाथ जी हैं, ठीक है, जिनका जो सिंबल है वो बुल है, और ये निर्वाण की रेत है अष्टपद। 23वें तीर्थंकर अगर आप देखोगे तो ये हैं पार्श्वनाथ जी, और जिनकी जो सिंबल है वो स्नेक है। और जबकि 24वें तीर्थंकर ऑब्वियसली बात है लॉर्ड महावीर की हम बात कर रहे हैं, लायन इनकी सिंबल है। ये नाम आपको याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो वर्धमान महावीर की जब हम बात करते हैं, ये 24वें तीर्थंकर हैं। और देखिए जिन जिन शब्द का क्या अर्थ है ये भी समझ लीजिए। जिन का मतलब होता है विजेता, ठीक है। तो जब कोई जिनेन्द्र कहे तो समझिए कि जिनेन्द्र का क्या मतलब है, जितेंद्र या जिनेन्द्र। इसका मतलब वन हु हैज कनकर्ड हिज इनर डिजायर्स, जो आंतरिक डिजायर्स है उन पर जीत हासिल कर ली गई है, ठीक है, यह है जितेंद्र का अर्थ। तो इसमें अगर आप देखो तो लास्ट तीर्थंकर जिन्हें हम बात करें, जिनकी मतलब विक्टर होता है, मतलब विजेता, ठीक है, जिनको अटेंड हु हैज अटेंड इनफाइनाइट नॉलेज, ठीक है, असीम ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जिसके लिए खास वर्ड हम यूज करते हैं, कौन सा वर्ड? केवल्य ज्ञान, ठीक है, केवल्य ज्ञान। और अब ये हेल्प करते हैं लोगों को लिबरेशन प्राप्त करने में फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ, यानी मोक्ष की हम बात कर रहे हैं। बुद्धा के कंटेम्परेरी थे ये, ध्यान रखिएगा। और इनका जो जन्म है ये 599 BC में होता है, कुंडलग्राम में, वैशाली के पास। ये डायरेक्ट पूछते हैं, ठीक है, फैक्ट है ये, और ये आपको ध्यान रखना होगा। बुद्धा की तरह ये भी क्षत्रिय क्लेन से ऑब्वियसली संबंध अपना रखते हैं। इनके पिता जो सिद्धार्थ रहते हैं ये जांत्रिक क्लेन के होते हैं। कई बार क्लेम पूछते हैं, तो बुद्धा का तो हमें पता है साक्य क्लेन, ठीक है, गौतम बुद्ध का, बट महावीर जी का जो है वो है जांत्रिक क्लेन। और इनकी जो मदर थी त्रिशला, ये लिक्ष्वी राजा चेतक की बहन थी, जिसकी चर्चा हमने करी, यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है। अच्छा, इनकी जो फैमिली है ये मगध के भी रॉयल फैमिली से जुड़ी हुई थी। किस तरीके से? तो जो चेतक की डॉटर है, इनका विवाह बिंबिसार से होता है। तो बिंबिसार कौन है? हर्यंक वंश के राजा हैं, काफी डिटेल में हमने कवर किया था। 42 की एज में इन्हें रिजुपालिका नदी के तट पर, ये गांव का नाम रहता है जिरम्भिकी ग्राम, इनमें जो है इन्हें केवल्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी इनफाइनाइट नॉलेज की प्राप्ति। क्या कोर फिलोसॉफीज हैं जेना डॉक्टाइन की? तो अनेकांतावाद है, स्यादवाद है, नयावाद है, त्रिरत्न है, पंच महावर्त है और अहिंसा है। हम वन बाय वन इनके विषय में डिस्कस करेंगे।
नाम से समझिए, अनेकांतावाद, अनेक अंत, यानी बहुत सारे जो है यहाँ पे अनेक फिलोसफीज की बात कर रहे हैं। क्या है इसका अर्थ वो समझते हैं। तो ये बेसिकली उस हाथी वाली स्टोरी से जुड़ा हुआ है, जिसमें अगर आप देखो तो काफ़ी सारे लोग रहते हैं, और वो जब बेसिकली हाथी को टच करते हैं तो कोई सूंड को टच करता है, कोई पूंछ को, और जो जिस तरीके से टच करता है उसके आधार पर वो पता लगाता है और कहता है कि हाँ हाथी की ये शेप होगी या ये इस तरीके से दिखता होगा। क्योंकि सबको किसी को भी कंप्लीट पता नहीं है, सबको सब अपने अपने वे में सत्य को इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो जो अनेकांतावाद फिलोसफी है वो यही कहता है कि जो रियलिटी होती है ना, जो वास्तविकता होती है, ये बहुत सारे साइड्स की होती है, मेनी साइड्स इनके होते हैं, अनेक अंत होते हैं। समझ पा रहे हैं ना, जो वास्तविकता है। तो इसलिए बहुत जल्दी जज किसी को नहीं करना चाहिए किसी भी रूप में, यही एक तरीके से आप कह लो, क्योंकि बहुत सारे पहलू होते हैं किसी भी चीज़ के। यही है अनेकांतावाद की फिलोसफी। एक वर्ड और है स्यादवाद। स्यादवाद का मतलब क्या, मे बी की डॉक्ट्राइन है ये भी समझाता हूँ। तो जो स्यादवाद फिलोसफी है ना, इस संस्कृत के वर्ड स्याद से बना है। इसका मतलब था मे बी, शायद। तो स्यादवाद फिलोसफी का ये कहना है कि कोई भी जो फिलोसफी होती है उसे अपने वे में लोग प्रेडिकेट कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। तो ये बेसिकली वही चीज़ है, एक ऐसी डॉक्ट्राइन जिसमें जो सारे जजमेंट्स हैं वो कंडीशनल हैं, है ना, वो डिपेंड करेंगे पर्सन टू पर्सन। हाँ ये बात अच्छा यहाँ पे है भी, देखिए आप, ऑल जजमेंट्स आर कंडीशनल, जो मैंने आपको बताया कि सर्टेन कंडीशन में जो है वो देखने को मिलेंगे सही, बट सर्टेन कंडीशंस की बात हम कर रहे हैं कुछ एक खास सिचुएशंस में। त्रिरत्नाज काफ़ी कोर फिलोसॉफी है, ऐसा इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसी कोई निमोनिक वगैरह भी आप बना सकते हैं। राइट एक्शन, राइट नॉलेज और राइट फेथ, ये तीन जो है त्रिरत्नाज हैं। तो इन त्रिरत्नाज को प्राप्त करने के लिए, यानी सही एक्शन हो हमारा, सही नॉलेज हो, और इसके बाद सही हमारा फेथ हो, इन चीज़ों को एक तरीके से प्राप्त करने के लिए हम पंच महाव्रताज को फॉलो करते हैं। ठीक है, व्रत, वो, और महाव्रत, ठीक है, ये पांच हैं। कौन कौन से? अहिंसा है। अहिंसा का मतलब आपको पता है, नॉन वायलेंस की हम बात कर रहे हैं। अपरिग्रह है। अपरिग्रह का मतलब क्या है, किसी चीज़ को, किसी मेटेरियल चीज़ को पजेज नहीं करना है। ठीक है, नॉन पजेजन वाली बात है। तीसरा है सत्य, ऑब्वियस सी बात है, सत्य की राह पर चलना है, सच्चाई को अपनाना है। अस्तेय का मतलब क्या होता है? अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना, ठीक है, नॉन स्टीलिंग। और ब्रह्मचर्य भी है, जो कि बाद में महावीर जी ऐड करते हैं। ये देखिए, ये है पंच महाव्रतास। तो अगर इन पांचों को कोई फॉलो करता है तो वो, ये तो एक तरीके से पंच महाव्रताज का पार्ट होंगे। बट जो लेमेन है वो हो सकता है कि इन सबको स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व ना कर पाए, तो इनको अलो किया गया है कि वो कुछ सर्टेन कंडीशंस में इन्हें एक तरीके से फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो, चूंकि ये पार्सली ऑब्जर्व कर रहे हैं इन पंच महाव्रताज को, सबको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो इस कारण से ये अनुव्रताज कहलाते हैं। अनु का मतलब क्या होता है? स्मॉल होता है ना, पार्शियल, छोटा हिस्सा। तो अनुव्रताज। तो अनुव्रताज किससे एसोसिएटेड है? जैनिज्म से एसोसिएटेड। और आप समझ गए होंगे इसका मतलब, यानी अगर कोई पर्सन पांचों को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं कुछ एक सर्टेन कंडीशंस के कारण, तो वो जो व्रताज कहलाएंगे वो अनुव्रताज कहलाएंगे ना। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर आते हैं। देखिए डिफरेंस समझते हैं। बहुत सारे सिमिलरिटीज हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म के बीच, बट डिफरेंसेस से भी क्वेश्चन काफी सारे पूछे जाते हैं। तो अगर गॉड के विषय में अगर हम देखें तो बुद्धिज्म साइलेंट है, बट जैनिज्म में कहा गया एक परफेक्ट बींग होते हैं। ठीक है, ना कि ये क्रिएटर होते हैं, बल्कि एक परफेक्ट बींग है। कौन? गॉड। जैनिज्म के अकॉर्डिंग सोल, अगर आप देखो आत्मा के विषय में, तो बुद्धिज्म जो है ये सोल को नहीं मानते, बट जैनिज्म का कहना है ये सोल इज एवरीथिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वर्णा सिस्टम की क्रिटिसिज्म की बात अगर देखोगे तो बुद्धिज्म में तो ठीक है देखने को मिलता है, बट एज सच ऐसा नहीं कि बिल्कुल ये कहते हैं कि खत्म ही कर देना चाहिए, ऐसी बात नहीं देखने को मिलती है। इस पर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, क्वेश्चन हमने कवर किया था अभी। बट जैनिज्म में अगर आप देखो तो ऐसे कोई स्ट्रिक्टली जो है यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है कि वर्णा सिस्टम को डायरेक्टली क्रिटिसाइज किया गया हो। इसके बाद वेदास की ऑथोरिटी की एक्सेप्टेंस अगर हम देखें तो ये ऑब्वियस सी बात है, दोनों में नहीं रहेगी। नॉन वायलेंस के एक्सेप्टेंस की बात अगर हम देखें तो बुद्धिज्म में भी अगर आप देखो तो ऑब्वियस सी बात है, नॉन वायलेंस को अपनाना है, किसी भी तरह की हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा परमो धर्मा वाली बात है। जैनिज्म के अंदर भी ये बिल्कुल एक्सट्रीम फॉर्म में है। इवन एग्रीकल्चर को भी सिंफुल प्रैक्टिस माना जाता है, कृषि करने को भी एक तरीके से सिंफुल प्रैक्टिस माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखो तो काफ़ी सारे कीड़े मकोड़े, ये लोग जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी वायलेंस एक तरीके से देखने को मिल रहा है माइक्रो फॉर्म में। तो इस कारण से जो एक्सट्रीम फॉर्म में हमें देखने को मिलता है जैनिज्म में। अगर रीबर्थ की बात करें, पुनर्जन्म की, तो दोनों ही जो है यहाँ पे विश्वास देखने को मिलता है। इसके बाद ये बात हमने डिस्कस कर ली, प्राकृत लैंग्वेज को अडॉप्ट करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये जैनिज्म को पेट्रोनाइज करते हैं, मौर्य वंश के राजा की हम बात कर रहे हैं।
और इसके बाद ये जैन एस्केटिक बन जाते हैं और अपने जीवन के आखिरी साल कर्नाटक में बिताते हैं। उसकी हम चर्चा अभी करेंगे आगे। अब देखिए जैनिज्म के अंदर जैसा कि हमने डिस्कस करा दिगंबर और श्वेतांबर के विषय में, तो जो जैन ऑर्डर है ये दो भाग में, दो सेक्ट्स में बढ़ जाते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। ये जो डिवीजन है ये इसलिए होता है क्योंकि मगध में काफ़ी बड़ा फेमाइन आता है। तो इसके कारण क्या होता है, जो भद्रबाहु रहते हैं वो साउथ इंडिया की ओर इन्हें जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये कौन है भद्रबाहु, काफ़ी फेमस जो है, ये ऑब्वियस सी बात है, हम जैनिज्म के अंदर देख रहे हैं। तो ये जो 12 साल का फेमाइन रहता है, इसमें जो साउथ इंडिया वाली जो ग्रुप है ये अपने स्ट्रिक्ट प्रैक्टिसेस को एब्जॉर्व करती हैं। ठीक है, यानी जो बिल्कुल स्ट्रिक्ट प्रैक्टिसेस हैं जैनिज्म के अंदर, उन्हें ऑब्जर्व करने का काम किया जाता है बुद्धिज्म के अंदर सदर्न इंडिया वाले ग्रुप के द्वारा। यानी हम बात करें भद्रबाहु के लीडिंग में जो लोग हैं, जो मंक्स हैं, वो उनकी हम बात कर रहे हैं। जबकि मगधा वाले ग्रुप के विषय में देखो तो ये थोड़ा एक तरीके से लेक्स एटीट्यूड को अपनाते हैं और वाइट क्लेथेस को पहनना शुरू कर देते हैं। तो इस कारण से जब ये फेमाइन खत्म होता है और जो सदर्न ग्रुप वापस मगध आती है, तो इसमें देखती है कि काफ़ी प्रैक्टिसेस बदल गए हैं। ठीक है, 12 साल लंबा पीरियड होता है तो काफ़ी सारे प्रैक्टिस में बदलाव देखने को मिलता है। तो इस कारण से डिवीजन हो जाता है दो भागों में। तो दिगंबर, अंबर का मतलब वस्त्र होता है, एक अंबर मतलब आसमान भी होता है, बट यहाँ पे वस्त्र की हम बात कर रहे हैं। दिग, तो संस्कृत में दिग का अर्थ होता है नहीं। तो यहाँ पे न्यूडिटी वाली बात देखने को मिलेगी। मेल जो मंक्स हैं डू नॉट वियर क्लोथेस एंड फीमेल मंक्स वियर अनस्टिच्ड प्लेन वाइट साड़ीज। ठीक है, दिगंबर में देखने को मिलेगा। 5 वोज को ये फॉलो करते हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। और इनमें दिगंबर के अंतर्गत अगर आप देखो तो वीमेन कैन नॉट अचीव लिबरेशन। और इसके एक्सपोनेंट का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो दिगंबर के जो एक्सपोनेंट है ये भद्रबाहु हैं। ठीक है, भद्रबाहु। इनके कुछ सब सेक्ट्स हैं जिनमें मूल संघ है, 20 पंथ है, 13 पंथ है और तारण पंथ है। ये पूछते हैं एग्जाम में। कुछ माइनर सब सेक्ट्स भी हैं जिनमें गुमान पंथ है और तोता पंथ है। श्वेतांबर नाम से स्पष्ट है, श्वेत यानी व्हाइट, व्हाइट क्लोथेस की हम बात कर रहे हैं। तो इनमें जो मंक्स हैं ये व्हाइट क्लोथेस पहनते हैं। 4 वोज को ये फॉलो करते हैं एक्सेप्ट ब्रह्मचर्य। और ये वीमेन, इन मानते हैं कि वीमेन भी लिबरेशन अचीव कर सकती हैं। और स्थूल भद्र की अगर हम बात करें तो ये श्वेतांबर से जुड़े हुए हैं। एज फॉर श्वेतांबर, एज फॉर स्थूल भद्र, ध्यान रख लें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मेजर सब सेक्ट्स की बात करें तो इनमें फर्दर हमें मूर्ति पूजक, स्थानकवासी और 13 पंथी ये देखने को मिलते हैं। खैर कितना भी हम पढ़ लें, क्वेश्चन से ही क्लैरिटी मिलेगी। यूपीएससी सीडीएस का ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है श्वेतांबर सेक्ट के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। तो श्वेतांबर, ठीक है, श्वेत यानी व्हाइट, इट रेफर्स टू द मंक हु वेयर व्हाइट क्लॉथ, बिल्कुल सही है ना, व्हाइट क्लॉथेस की तो हम बात ही कर रहे हैं। इट रेफर टू द मंक्स हु माइग्रेटेड टू द साउथ ऑफ विंध्यास, तो इन 4th सेंचुरी बीसी, यानी जो साउथ की ओर निर्वासित कर जाते हैं 4th सेंचुरी बीसी में, विंध्यास के साउथ में चले जाते हैं, वैसे मंक्स की हम बात कर रहे हैं। तीसरा कह रहे हैं ये रिकॉग्नाइज करते हैं कैनोनिकल टेक्स्ट के एग्जिस्टेंस को, जो कि 12 अंग में शामिल है। चौथा कह रहे हैं ये मानते हैं वीमेन जो है ये भी सेलिब्रेशन को प्राप्त कर सकती हैं। इस बात को बिल्कुल ना भूलें, बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ लें। डिवीज़न क्यों होता है, तो डिवीज़न इसलिए होता है क्योंकि इन 12 सालों को फेमाइन में जो ग्रुप चल जाती साउथ इंडिया की ओर, वो ग्रुप जो है ये रहती हैं कौन सी, ये ग्रुप रहती हैं भद्रबाहु की, भद्रबाहु। तो इसमें कह दिया है कि ये साउथ की ओर माइग्रेट करते हैं। देखिए श्वेतांबर क्यों साउथ की ओर माइग्रेट करेंगे, ये तो मगध में ही रहते हैं। ठीक है, श्वेत वस्त्रों को धारण करना शुरू कर देते हैं, राइट। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, क्योंकि ये गलत है। ये जो स्पेसिफिक पॉइंट है ये बात कर रहा है दिगंबर की। दिगंबर साउथ की ओर मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं, क्योंकि फेमाइन आया होता है मगध में। ये क्वेश्चन रिसेंटली सीएपीएफ में पूछा गया है। वर्धमान महावीर को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति जो है, वही बात जो अभी हमने कवर करी, रिजुपालिका नदी के तट पर। ठीक है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहे हैं द स्टेट, यानी वो अवस्था जिसमें जो कर्मा पार्टिकल्स हैं ये वास्तव में फ्लो करना शुरू कर देते हैं जीव को बाइंड करने के लिए, ये अस्रव कहलाता है। ठीक है, हाँ ये बात सही है, इसकी हम चर्चा करते हैं आगे। यहाँ पे बोथ 1 और 2 सही होगा। ये क्वेश्चन रिसेंटली सिविल सर्विस में पूछा गया। अच्छे खासे सवाल आते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म से, तो इस कारण से मैं आपको कहता हूँ बिल्कुल डेप्थ में प्रिपेयर करें और काफ़ी आपको क्लैरिटी मिलेगी इस वीडियो के बाद। तो सोल जो है ये केवल एनिमल और प्लांट में ही नहीं देखने को मिलता, बल्कि चट्टानों में, बहते पानियों में, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में, इनमें भी देखने को मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, हम बात कर रहे हैं किनकी, जैनिज्म की। अच्छा ये बात अगर आप देखो तो ये भी यहाँ पे सीएपीएफ से रिपीटेड क्वेश्चन है। इन्होंने कहा था कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया है जैनिज्म का वो ये है, पूरी दुनिया जो एनिमेटेड है, मतलब पूरी दुनिया में जीवन है, स्टोन में, रॉक्स में, वाटर में, सब में जीवन है।
लाइफ है। ठीक है, तो यही बात ना पूछ ली गई सिविल सर्विसेज 2023 में। तो इस तरीके से रिपीटेशन वर्क करता है। ठीक है, तो इस कारण से हमें इंटीग्रेटेड पढ़ाई करनी है और टॉपिक वाइज जो है चीज़ें मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो ये हमारे यही तो खासियत है ना कोर्स मॉड्यूल की, टॉपिक वाइज PYQs हम कवर कर रहे हैं। एस्केटिज्म एंड पीनियंस आर रिक्वायर्ड टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मा। तो हाँ, सही बात है, एस्केटिज्म को तो नीड हो है ही, ये तो कॉर फिलोसॉफी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 जेवल्स पूछ रहे हैं, तो 3 जेवल्स कौन कौन से हैं जेनिज्म के, 3 प्रिंसिपल्स कौन से हैं, राइट फेथ है, राइट नॉलेज है और राइट कंडक्ट है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, राइट स्पीच नहीं है। कुछ भी आप निमोनिक बना सकते हो, बस इसे याद कर लेना। आई थिंक KFC बन सकता है, जो भी निमोनिक हो, बट आपको ये याद रखना है अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। स्थानकवासी, अभी ये हमने पढ़ा। ठीक है, डायरेक्ट आप इसका आंसर कर सकते हैं। स्थानकवासी हम बात कर रहे हैं इनकी, जैनिज्म की। हाँ जी, ये देखिए, श्वेतांबर के तहत हमने पढ़ा मूर्ति पूजक, स्थानकवासी और तेरापंथी। तो ये इस तरीके के सेक्ट्स वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे थे सिविल सर्विसेज में। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो इसमें इन्होंने कहा है सौतांत्रिक और सम्मित्या जो है ये जैनिज्म के सेक्ट्स हैं। दूसरा कह रहे हैं सरवस्तीवाद, ये कहते हैं कि जो फिनोमिना ये केवल मोमेंट्री नहीं है बल्कि ये हमेशा ही एग्जिस्ट करती है, बट गुप्त अवस्था में, लेटेंट फॉर्म में। ये सब कुछ अभी हमने कवर किया। देखिए, सम्मित्या की हमने बात करी, महासंघिका की बात करी, सरवस्तीवाद, थेरावाद, सब कुछ हीनयान के अंतर्गत है, सब कुछ बुद्धिज्म के अंतर्गत है, जैनिज्म से एसोसिएशन नहीं है। तो बट इन्होंने कह दिया ये जैनिज्म के सेक्ट्स हैं, तो ये तो गलत हो जाता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, 2 ओनली। अनेकांतावाद कोर फिलोसॉफी है, अभी हमने इस पर चर्चा करी। ठीक है, एलिफेंट वाले एग्जाम्पल से भी। आंसर क्या होगा, जैनिज्म। करेक्ट वाला स्टेटमेंट आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, तो इसमें आपको करेक्ट वाला बताना है। पहला कह रहे हैं जैनिज्म वाज स्प्रेड इन साउदर्न इंडिया अंडर द लीडरशिप स्थूल बाहु। नहीं, स्थूल बाहु तो श्वेतांबर सेक्ट के थे। ठीक है, यहाँ पे आंसर आएगा भद्रबाहु, है ना। भद्रबाहु, भद्रबाहु जो है इनके लीडरशिप में जो है वो सदर्न इंडिया की ओर मंक्स जाते हैं। और वो जो भद्रबाहु हैं, भद्रबाहु के, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये गलत कह दिया गया है। दूसरा कह रहे हैं जो जैनिज्म है who remained under the leadership भद्रबाहु were called श्वेतांबर। अच्छा, फिर से उल्टा, एस फॉर श्वेतांबर, एस फॉर स्थूलबाहु, भद्रबाहु नहीं। सेकंड भी गलत। तीसरा कह रहे हैं कि कलिंग राजा खारवेल की पेट्रोनेज मिली। तो देखिए, ये हमने डिस्कस किया था, अगर आपको ध्यान हो तो उड़ीसा वाले क्षेत्र में कलिंग था। कलिंग में अगर आप देखो तो 4th सेंचुरी BCE तक खास तौर से जैनिज्म काफ़ी स्प्रेड कर जाता है। और कलिंग के राजा खारवेल काफ़ी पेट्रोनेज प्रदान करते हैं, काफ़ी सपोर्ट प्रदान करते हैं इसे। इस कारण से ये बिल्कुल सही है। चौथा कह रहे हैं कि इन द इनिशियल स्टेज ऑफ जैनिज्म द जैनाज वर्शिप्ड इमेजेस। नहीं नहीं, इमेज वर्शिप नहीं थी। ठीक है, इमेज वर्शिप नहीं थी, खासतौर से इनिशियल स्टेज, बिल्कुल गलत है ये तो। अगला देखिए, पूछ रहे हैं कि जैनिज्म का जो इम्फेसिस है नॉन वायलेंस में रहता है, और इससे क्या हुआ, एग्रीकल्चरिस्ट जो है बहुत ज़्यादा इम्ब्रेस नहीं कर पाए जैनिज्म को। और इसका कारण यही बता रहे हैं कि चूंकि जो कल्टीवेशन होती है, जो कृषि होती है, उसमें इंसेक्ट्स और जो कीट पतंगे, जो पेस्ट होते हैं, उनकी किलिंग होती है। हाँ, दोनों रीजन सही है, जैसा कि हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी। जैनिज्म के अंतर्गत कोर फिलोसॉफी ये है कि इवन अनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट में भी जीवन होता है। ठीक है, तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। और इवन एग्रीकल्चर को भी जो है सिंफुल माना गया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ अनुव्रता वाज एडवोकेटेड बाय महायान बुद्धिज्म, हीनयान बुद्धिज्म, जैनिज्म या लोकायत स्कूल। तो अनुव्रता की हमने चर्चा करी थी। तो पांच तो फिलोसॉफीज थी, वो महाव्रता थी। बट कुछ लोग जो है किन्हीं कारणों से इसे अगर फॉलो नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए अनुव्रता है। ठीक है, डिटेल में हमने डिस्कस किया। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये काउंसिल्स जैनिज्म से भी एसोसिएट करके पूछते हैं, तो दो ही हैं, ध्यान रखिएगा। पहला पाटलिपुत्रा में, दूसरा वल्लभी में। अच्छे से याद रखिएगा, बुद्धिस्ट काउंसिल सभी याद करते हैं, आप जैन वाली काउंसिल भी याद कर लीजिए, पाटलिपुत्रा और वल्लभी। बस इतना याद रखिए, काम बन जाएगा। स्थूल बाहु फर्स्ट वाले के प्रेसिडेंट है, और सेकंड में अगर आप देखो तो धीरिधिगंज करके देखने को मिलेंगे। इनमें कुछ खास बात तो यही है कि 12 अंक का कंपाइलेशन होता है और डिवीजन भी हो जाता है श्वेतांबर दिगंबर का, फर्स्ट वाले काउंसिल में ही। आंसर इसका क्या, वैशाली वगैरह नहीं, बिल्कुल नहीं। आंसर होगा पाटलिपुत्रा, ऑप्शन ए। सेकेंड वाला भी याद रखिएगा, वल्लभी गुजरात में हमने पढ़ा है। जैन रिलीजन स्प्रेड इन इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्षवर्धन या समुद्रगुप्त। ठीक है, मतलब ये तो आसान है। सदर्न इंडिया की ओर जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, क्योंकि ये जैनिज्म को एक तरीके से फॉलो करते हैं। ये क्वेश्चन UPSC CDS का है।
पूछ रहे हैं कौन से जैन आचार्य नहीं हैं। ऑप्शन है भद्रबाहु, खेमा, हरिभद्र और सिद्धसेन दिवाकर। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, इसलिए इसे मैंने लास्ट में रखा। तो दो फेमस बुद्धिस्ट भिक्षुनी थी, इनका नाम था खेमा और उपलवन। खेमा जो है ये बिंबिसार की वन ऑफ द चीफ क्वीन थी, और इनका नाम खेमा थेरी था। और ये किस तरीके से एक तरीके से बुद्धिस्ट संघ में जाकर के शामिल होती हैं भिक्षुनी के रूप में, इसकी पूरी प्रॉपर स्टोरी है। जैसे ये क्वेश्चन मैंने पोस्ट भी करा था वैसे अपने चैनल पे। ये क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ फीमेल डिसाइपल ऑफ बुद्धा। तो आंसर क्या होगा, खेमा। और ये क्वेश्चन लिखा भी था मैंने कि सीडीएस से इंस्पायर्ड है, सीडीएस 2016 से। तो मेल डिसाइपल्स कौन कौन से हैं, सरीपुत और मोगलन। फीमेल में कौन कौन है, खेमा और उपलवन। ये 4 बुद्धिस्ट डिसाइपल का नाम आप नोट कर लीजिए, कभी भी आगे चल के पूछा जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी ने सीडीएस में पूछा है। भद्रबाहु के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं। पहला कह रहे हैं ये जैन सेंट थे, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य के स्पिरिचुअल टीचर थे। बिल्कुल सही है ना ये, क्योंकि देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो सदर्न इंडिया की ओर जाते हैं, किनके नेतृत्व में, भद्रबाहु के नेतृत्व में। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी बोथ 1 और 2। कौन कौन सा जैना डॉक्ट्राइन पर अप्लीकेबल है। पहला कह रहे हैं कि कर्मा को इनहिलेट करने के लिए सबसे श्योरेस्ट वे है पीनियंस को प्रैक्टिस करना, ठीक है, यानी एक तरीके से तपस्या आप कह सकते हो। दूसरा कह रहे हैं प्रत्येक ऑब्जेक्ट इवन स्मॉलेस्ट पार्टिकल में भी आत्मा होती है। तीसरा कह रहे हैं कर्मा इज द बेन ऑफ द सोल एंड मस्ट बी एंडेड, ठीक है, मतलब सारी कोर फिलोसॉफीज ही हैं। आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 1 2। तो जैन फिलोसॉफीज के अकॉर्डिंग जो कर्मा है ये एक तरीके से सोल की बेन है, बेन ऑफ द सोल है, और इसे एंड मस्ट बी एंडेड। अच्छा, बेन का मतलब क्या होता है, बेन का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से परेशानी का कारण, दुख का कारण आप बोल सकते हो, ठीक है। तो आत्मा के दुख का कारण कर्म है और इसे एंड करना चाहिए, ये जैनिज्म की कोर फिलोसॉफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन फिलोसॉफी जो कि कहती है वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय, तो ये यूनिवर्सल लॉ है, देखिए कैसे। तो जो वर्ल्ड है ये क्रिएट हुआ है और मेंटेन किया जा रहा है यूनिवर्सल लॉ के द्वारा। जैनिज्म सपोर्ट नहीं करता क्रिएटर डाइटी को, ये तो अभी हमने देखा ही है। जैन डॉक्ट्राइन के अनुसार जो यूनिवर्स है और उसके जो पार्टिकल्स हैं जैसे सोल, मैटर, स्पेस, टाइम, ये सारी चीज़ें ये हमेशा से ही एग्जिस्ट कर रही थी, और ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही थी यूनिवर्सल लॉ के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्धिज्म में पति मोक्षा का क्या अर्थ है। अब ये पूछा गया कब, सीडीएस में 2008 में। अगर ये कल को सिविल सर्विस में रिपीट करता है तो लोग ढूंढते रहेंगे फिर सोर्सेज कि कहाँ से ये पूछ रहे हैं, ऐसे कीवर्ड्स, बहुत टफ हो जा रहा है पेपर, ये वो। तो होता ही है, डेफिनेटली बहुत टफ हो जाता है पेपर में इस तरीके के क्वेश्चंस को आंसर करना, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले एटलीस्ट तो हम ना छोड़ करके आए। ये तो हमारा प्रयास होना चाहिए, इसके लिए टॉपिक वाइज पीवाईक्यू से हमें हेल्प करेंगे। तो क्या कहा जा रहा है, पहला कह रहे हैं डिस्क्रिप्शन है महायान बुद्धिज्म का, दूसरा कह रहे हैं हीनयान का डिस्क्रिप्शन है, तीसरा संज्ञा के रूल्स हैं, और चौथा मिनेंडर्स के क्वेश्चन है। देखिए ये जो पति मोक्षा है ना, इसका मतलब समझते हैं पहले। मेरा काम है समझाना ताकि आपको ये रटना ना पड़े। प्रतिमोक्ष को ही, प्रतिमोक्ष संस्कृत वर्ड है, इसे ही हम पाली में पति मोक्षा कह रहे हैं। प्रतिमोक्ष यानी एक तरीके से ये रूल्स हैं, बुद्धिस्ट मंक्स जो फॉलो करेंगे उनके रूल्स हैं, उन्हें हम प्रतिमोक्ष कहते हैं। प्रति का मतलब टूवर्ड्स, मोक्ष का मतलब लिबरेशन, लिबरेशन की ओर, ठीक है। तो ताकि जो संसार है, जो साइक्लिक एग्जिस्टेंस है, बर्थ का, जीवन और मृत्यु का, इनसे एक तरीके से लिबरेशन मिले, मोक्ष मिले, तो इसका ये अर्थ है पति मोक्ष का। तो वो रूल्स आपको फॉलो करने हैं, जो भी अगर मंक्स हैं और एक तरीके से जुड़े हुए हैं संघ से, तो उनको फिर उन लिस्ट को फॉलो करना है ताकि वो पति मोक्ष को प्राप्त कर सकें। तो यानी ये रूल्स हैं संघ के। ये क्वेश्चन रिसेंटली जम्मू कश्मीर पीएससी में पूछा गया, शांत, रक्षित और दीपांकर ये जो टर्म्स है मिडिवल इंडिया के, ये किनसे रिलेटेड है। तो असल में आप भूल गए होंगे, मुझे पता है। देखिए इसकी हमने बात करी, जिसमें हमने नागार्जुन, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, असंग, आर्यदेव, कई सारे बुद्धिस्ट स्कॉलर को कवर किया। उसके बाद चंद कीर्ति हैं, शांतिदेव हैं, आर्यदेव हैं, आर्यदेव के विषय में हमने स्पेशली पढ़ा। तो इसमें शांत रक्षित भी हैं। तो ये जो शांत रक्षित है ये माध्यमिका ही स्कूल के फिलोसोफर हैं, जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी है और ज्ञान गर्भ के अंडर में। और इसके बाद ये आप कह लो कि शांत रक्षित की चाहे हम बात करें, चाहे हम अतीश दीपांकर की करें, तो इनको भी, इनके विषय में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो अतीश या फिर अतीश दीपांकर ये बंगाल से एसोसिएटेड है, और ये विक्रमशिला मोनेस्ट्री से भी अपना संबंध रखते हैं, वहाँ ये एज अ टीचर पढ़ा रहे थे। और पाल किंग जो महिपाल है, अभी हमने इनकी चर्चा करी स्टार्टिंग में ही लेक्चर में पाल वंश के बारे में। तो इनके जो राजा है महिपाल, ये एक तरीके से इन्हें अपॉइंट करते हैं विक्रमशिला के चांसलर के रूप में। तो उदांतापुरी से भी ये जुड़े हुए थे, इस कारण से ये कौन थे,
स्कॉलर्स थे ना बुद्धिज्म के। ऐसे क्वेश्चन अगर सिविल सर्विस में भी आते हैं तो फिर आंसर करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हम अच्छे से टॉपिक को डेप्थ में नहीं प्रिपेयर करते हैं। वैसे मुद्रा है, अब मुद्रा के ऊपर भी क्वेश्चन आए, कल को किसी और मुद्रा पे क्वेश्चन आएगा तो आंसर करना डिफिकल्ट होगा, बट जब आप रिवाइज कर लेंगे इसे तो फिर आसान हो जाएगा ये। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इन्होंने पूछा है कि विच टू बुद्धिस्ट मंक्स ऑफ द पाल पीरियड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ बुद्धिज्म? अतीश दीपांकर, शांत रक्षित, धर्मराजिका, असुघोष। तो चूंकि ये पाल पीरियड की बात कर रहे हैं, पाल पीरियड से तो यही दोनों जुड़े हुए थे। तो ये जो अतीश दीपांकर हैं ये धर्मपाल से एसोसिएटेड थे, इवन शांत रक्षित भी धर्मपाल से एसोसिएटेड थे। तो हमें समझना पड़ेगा क्वेश्चन में किनकी बात कर रहे हैं। नहीं, धर्म राजिका और असुघोष नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी। खैर, अगर आपने लेक्चर को बहुत ही रिलीजियसली फॉलो किया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसका आंसर कमेंट में करें। अगर आप आंसर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि जो मेरा मेहनत है वो बेकार नहीं हुआ, आपने अच्छे से पार्टिसिपेट किया इस चीज़ में। इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कलेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा समय जाता है और काफ़ी एफर्ट लगते हैं, बट ठीक है, मुझे एट द एंड सेटिस्फेक्शन रहती है कि मैं सही दिशा में काम कर पा रहा हूँ, और जो पढ़ाई का सही तरीका है टॉपिक वाइज PYQs को करने का, इसमें कुछ योगदान दे पा रहा हूँ। और ये हमारे पेड लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर में मैंने इसलिए इसे कहा क्योंकि ये जो टॉपिक है ये अपने आप में काफ़ी सिरदर्द बन के रह जाता है, बट इसके अलावा मैं आपको और कुछ मटेरियल प्रोवाइड करूँगा, काफ़ी छोटा सा रहेगा, उसमें सारी चीज़ें शॉर्ट वे में कंपाइल्ड रहेंगी। तो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।